हेलो एंड वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं? तो जी हाँ, एक नया पार्ट, एक नया चैप्टर आज हम शुरू करेंगे एंड इट्स ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, यहां से वो मॉडर्न फिजिक्स आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले तक आपने क्लास 11th में जो पढ़ा वो सारी क्लासिकल वाला पार्ट था, जिसमें न्यूटन अंकल का एक बहुत बड़ा योगदान था। और तुमने वो सारी बातें पढ़ी जो उन्होंने लॉ उन्होंने जो डिफाइन किए थे या जो खोज उन्होंने की थी, वो सब कुछ तुमने पढ़ा है। ठीक है, यहां से दौर शुरू हुआ आइंस्टीन का और उन्होंने अपनी चीजों को यहां पे समझाना शुरू किया था। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स तुमने पढ़े वहां पे तुमने एक बात जानी थी कि लाइट को लेके एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है या फिर वेव नेचर को शो करता है। इसमें भी न्यूटन अंकल आए बीच में, और न्यूटन अंकल बीच में आके क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, पार्टिकल नेचर है लाइट। मैंने बोला कॉर्पस्कुलर होला है ना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बताई थी ना उन्होंने बोला भैया लाइट के पास छोटे छोटे से पार्टिकल है। वो क्या कहते थे उनको? कॉर्पस्कल कहते थे, कॉर्पस्कल ही कहते थे उनको, है ना। तो बोला कि भैया लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, उसके अंदर पार्टिकल्स है जिनको कॉर्पस्कल कहा उन्होंने। तो इस बात पे कुछ लोग बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है, न्यूटन अंकल ने बोला ना तो गलत नहीं बोला होगा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, हम मानते हैं न्यूटन अंकल को। कुछ टाइम तक ये बातें चलती रही, है ना। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, जैसे कि आपने पढ़ा ही है YDSC इंटरफेरेंस वगैरह। तो आगे जाके कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स ऐसे परफॉर्म किए गए जहां पे न्यूटन अंकल की वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई। ये क्या हो गया, न्यूटन अंकल की थ्योरी फेल होगी, अब क्या करें सर। तो न्यूटन अंकल के साथ ही एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, नाम तो पता ही होगा तुम लोगों को, हाइगन अंकल। हाँ, सो नाम में क्या रखा है, काम में रखा है। वैसे उनका नाम भी जरूरी है, उनका काम भी जरूरी है। तो एक डच साइंटिस्ट है, हाइगन नाम था उनका, और हाइगन अंकल सामने आए। उन्होंने बोला कि भैया देखो, लाइट जो है वेव नेचर को शो करती है, लाइट जो है वो एक वेव है। तो क्योंकि न्यूटन अंकल, देखो ये जो हाइगन ने बात बोली थी ना, वो न्यूटन के अराउंड ही बोली थी, ये वाली बात है ना। जब न्यूटन ने कहा था कि पार्टिकल नेचर है तो हाइगन ने बोला वेव नेचर है। लेकिन क्योंकि न्यूटन जो थे वो एक हायर लेवल वाले अथॉरिटी पे थे, है ना, वो था बड़े लोग, है ना। तो बड़े लोगों ने जब ये बात बोली तो छोटे लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी। बोला हाँ तुझे क्या पता, वो न्यूटन साहब है, वो उन्होंने बोला है पार्टिकल नेचर है तो वो पार्टिकल नेचर ही होगा। बेचारे को दुख हुआ, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। तो बाद में जाके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए जहां पे पता चला कि यार कोई बात नहीं, ऊपर बैठे है तो क्या हुआ, गलत हो गई थ्योरी तो कोई बात नहीं ना यार। तो फिर उनको बोला गया नहीं भाई ठीक है, माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, आ जा तू, आ जा। वेव नेचर को लेके आए। फिर उसके बाद हम समझने लगे कि लाइट अच्छा वेव होती है। फिर हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, जैसे कि वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमें समझ आया अच्छा लाइट तो वेव है। पर वेव में भी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि लाइट एक कौन सी मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होती थी भाई? मैकेनिकल वेव वो वेव थी जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट थी। याद करो, ट्रांसवर्स वेव या फिर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। आओ जरा कुछ पुरानी बातें रिकॉल करवाता हूं तुम्हें। याद होगा मैकेनिकल वेव की बातें बोलते थे हम लोग। कुछ पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि पुरानी बातें याद नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो दो महान नाम थे, तुम्हें पता है, न्यूटन और हाइगन, जिनके बीच में युद्ध चल रहा था। युद्ध वैसा वाला नहीं, तलवार लेके एक दूसरे के पीछे भाग रहे, नहीं। उनके बीच में ये क्लैश था कि यार लाइट जो है, न्यूटन बोलते थे पार्टिकल नेचर, हाइगन बोलते थे वेव नेचर है। कुछ समय के बाद न्यूटन अंकल की वो पार्टिकल नेचर वाली थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने आ गए जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, है ना। यहां पे न्यूटन अंकल के पार्टिकल नेचर को शो नहीं कर पाए लाइट के, तो वो फेल हो गई। तो फिर कंसीडर किया हाइगन की वेव थ्योरी को, जिन्होंने बोला कि जो लाइट वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है। लाइट जो है वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। भाई मैकेनिकल वेव तुम्हें पता है, एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। ट्रांसवर्स वाली वेव ऐसी वाली होती है ना, ऐसी वाली वेव जो होती थी वो ट्रांसवर्स वेव होती थी। पर एक बात थी, ट्रांसवर्स वेव को चलने के लिए तो मीडियम की जरूरत थी। तो कौन सा मीडियम? तो हमने बोला कि भाई मीडियम एक ऐसा है, यहां पे तो अपने सराउंडिंग में एयर है, वाटर है, हो जाएगा। स्पेस में कौन सा मीडियम है? फिर उन्होंने बोला कि लाइट तो सन से आती है अर्थ पे, तो भाई बताओ ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें ये मैकेनिकल वेव ट्रैवल करके आ रही है? तो उन्होंने बोला था ईथर है भाई। उन्होंने क्या बोला, स्पेस में हर जगह क्या है, ईथर है, और वो ईथर ही एक ऐसा मीडियम है जिसमें से लाइट ट्रैवल करते हुए अर्थ की तरफ आती थी। फिर हमने बोला अरे यार क्या बात बोली इन्होंने, मतलब
हर तरीके से इन्होंने खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। और फिर हमने हाइगन अंकल की वेव थ्योरी को कंसीडरेशन में लिया और आगे जाके हम इस पे ही काम करने लगे। हमने ये सोच लिया, हमने दिमाग बना लिया ये वाला कि यार लाइट जो है वो एक वेव नेचर है। न्यूटन अंकल को भूल गए यहां पे। हाइगन अंकल ने जब इतनी सारी बातें बोल दी, इतने नए नए नाम दे दिए थे, ईथर नाम भी दे दिया था उन्होंने अपने साथ में, है ना। बोला था ना कि भाई यहां पे मैकेनिकल वेव है तो ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए था, मीडियम भी उन्होंने डिफाइन कर दिया, ईथर होता है। जब उन्होंने इतने प्रॉपर सारी चीजें डिफाइन कर दी तो हमें उनपे बिल्ड हो, क्या बोलते हो, भरोसा हो गया, हमें उस पर ट्रस्ट बिल्ड कर लिया हमने उनपे कि हाँ नहीं यार इनकी बात बिल्कुल सही है, ये बंदा बहुत काम का है भाई, ठीक है, ये बंदा बहुत काम का है। तो हमने कंसीडर किया वेव नेचर को। फिर कुछ समय के बाद और चीजें पता चली, हमें पता चला क्योंकि पोलराइजेशन जो कि तुम्हारे सिलेबस से हट चुका था, पोलराइजेशन को हम नहीं समझा पाए इस मैकेनिकल वेव से, ठीक है। तो एक फिनोमिना ऐसा रह गया जिसको कि हाइगन भी नहीं समझा पाए, वो था पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन के लिए यह पता होना जरूरी था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। हाँ, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बाद में जाके पता चला इन चीजों के बारे में, मैक्सवेल आए थे, उन्होंने काम किया इस पे, तो पता चला कि अच्छा लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर हम और इस पे काम करने लगे, तो हमने फाइनली दिमाग में ये सेट कर लिया था कि लाइट जो है वो एक वेव है, और वेव में भी कौन सी वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर इसी पे आगे चल के काम होने लगे, बहुत सारी चीजें हमने और पता करी, तो हम बिल्कुल खुश थे इससे। लेकिन फिर क्या हुआ सर, वो होता ना, अच्छा समय ज्यादा टाइम तक रहता नहीं ना, अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है। यहां पे भी ऐसे ही हुआ भाई, यहां पे भी ऐसे हुआ, सब खुशहाल चल रहा था एकदम, सब खुश थे वेव नेचर से, लाइट एक वेव नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब बढ़िया चल रहा था, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे सब लोग। लेकिन फिर से दुख के वो बादल छा गए और पता चला कि यार लाइट तो पार्टिकल नेचर को भी शो करती है। हाँ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ये लोग काम कर रहे थे तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। हाँ, ये नाम था ना। हाँ। तो एक ऐसे साइंटिस्ट आए जिनका नाम हेनरिक हर्ट्ज था। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि यार जो लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो लोग, तो एक्सपेरिमेंट करते करते उनको ये चीजों के बारे में पता चला कि यार ये जो लाइट है ना वो पार्टिकल नेचर है। उनको पता चला कि लाइट के अंदर जो है ना फोटोन्स है। फोटोन क्या होते थे, एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट्स। उन्होंने बोला कि वो लाइट के अंदर है। और वो कैसे पता चला भाई, एक्सपेरिमेंट करते करते गलती से उनसे एक लाइट जो है ना किसी मेटल सरफेस पे गिर गई, जाके एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे, बाय चांस गलती से ऐसा कुछ हो गया होगा, लाइट जो है मेटल सरफेस पे गिर गई जाके। जब लाइट मेटल सरफेस पे गिरी तो उसमें से उनको इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखा। अब ऐसे नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बट हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था वो आगे बताऊंगा मैं तुम लोगों को। लेकिन उन्होंने देखा कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट गिराई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। वेव ये काम नहीं कर सकता था, वेव ये काम नहीं कर सकता था। इसलिए यहां पे जाके फिर से कंट्रोवर्सी आ गई। जो हाइगन अंकल की वेव थ्योरी को लेके चल रहे थे, फाइनली पता चला कि नहीं यार, लाइट बहुत घपलेबाजी है करती है, और लाइट जो है वो डुअल नेचर को शो करती है, पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है। अब इन्होंने भी तो अभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब तुम पढ़ोगे ना, जब तुम ये चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइट तो पार्टिकल नेचर को भी शो कर रही है। और अगर आप पार्टिकल नेचर को कंसीडर नहीं करते हो लाइट के, तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते थे। फिर तो यहां से जाके फिर हमने बोला ठीक है भाई, मान लिया, क्योंकि आगे चल के आइंस्टीन भी इसी फील्ड में आए और आइंस्टीन ने भी यही चीज बोली कि नहीं भाई, लाइट जो है पार्टिकल नेचर को शो करता है। पर इसका यह मतलब नहीं था कि हम हाइगन को भूल जाते। हाइगन ने भी सारी बातें प्रूव करी, एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस दिया उसका, कुछ जो ऐसे फिनोमिनास थे उनको समझाया। तो हमने दोनों की बातों को रखा। हमने बोला ठीक है यार, अब आइंस्टाइन भी बोल रहे हैं तो फिर उनको कैसे हम मना कर सकते हैं। तो फाइनली जाके बात यह आई कि यहां पे दोनों लोगों की बातों को माना गया। बोला गया कि लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करती है, लाइट वेव नेचर को भी शो करती है। वेव में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को शो करती थी, ठीक है। तो यहां से हमें और बातें पता चली। हमें यह पता चला कि ठीक है भाई, पार्टिकल नेचर भी सही था, मतलब न्यूटन जो थे वो गलत नहीं थे। हाँ, बेचारों को खामा तुमने ब्लेम कर दिया, वो तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो न्यूटन जो थे वो गलत बात नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। उन्होंने क्या बोला था, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्पस्कल कहते थे। इन्होंने बोला भाई वहां पे फोटॉन्स होते हैं, वही पार्टिकल, फोटोन, एनर्जी पैकेट जिसे कहते थे, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे हमारा मॉडर्न फिजिक्स, जहां पे आइंस्टीन अंकल आ गए, और जहां पे आइंस्टीन अंकल आते हैं वहां से मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाती है हमारी, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें मैं सबसे पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा अभी लाइट का पार्ट वैसे ही चल रहा था, है ना। इससे पहले तुमने लाइट के पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उसी लाइट को रिलेट करते हुए आगे चलेंगे और चीजों के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी तक दुनिया को तुम बाहर से देख रहे थे, अभी तक जो भी चीजें तुम देख रहे थे बाहर से देख रहे थे, अब देखना गहराइयों में जाने लगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा डुबकी मारेंगे, गहराइयों में चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर्ट्ज ने सबसे पहले, हेनरिक हर्ट्ज ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए थे, एक लेनार्ड करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पे और स्टडी करी थी, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह करके उस पर स्टडी की थी। लेनार्ड नाम था उनका, उनके साथ एक और थे, ठीक है, बट वो लेनार्ड का नाम ज्यादा लेते हैं तो हम भी उन्हीं को कंसीडर करते हैं। फिर इन सब के एक्सपेरिमेंटल स्टडी होने के बाद जो आइंस्टीन थे वो आगे आए और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक इक्वेशन दी, ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि हर्ट्ज जब कुछ अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनसे जो लाइट थी वो किसी मेटल सरफेस पे गिर गई। तो उनसे क्या हुआ, लाइट जो है गलती से किसी मेटल सरफेस पे गिर गई, और जब वो लाइट मेटल सरफेस पे गिरी तो उन्होंने देखा कि मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर निकलने लगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, आगे चल के बताएंगे। तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, तो उन्होंने बोला व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। तो जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी या फिर लो वेवलेंथ की लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते थे, और इसी को उन्होंने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। इसी को उन्होंने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। तो भाई यहां से आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन थी वो सामने आती है। तो कोई तुमसे अगर छोटे सवालों में शॉर्ट आंसर्स वाले होते हैं ना, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो यहां से आप देंगे डेफिनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिख लो भाई, ऐसी बातें लिखा करो, अपने नोट्स जरूर बनाना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, और इसी पूरे फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता था। The electron ejected from the metal are called the photoelectrons। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इजेक्ट हो रहे हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहोगे। ऑब्वियस सी बात है, फोटोन लाइट इस से रिलेटेड है, इस लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनको क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहोगे। दिस इफेक्ट वाज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ लाइट बीइंग मेड ऑफ टाइनी एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड द फोटॉन्स एंड गेव राइज टू द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। भाई ये हमारा पहला ऐसा प्रूफ था लाइट के लिए। देखो इससे पहले भी न्यूटन अंकल ने बातें बोली थी, उन्होंने कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह को समझाया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि न्यूटन अंकल की बातों को सब ठुकरा चुके थे और हाइगन की बातों को सबने कंसीडर कर लिया था, तो इनको कंसीडर करने के बाद हाइगन के बाद यहां पे एक पहला प्रूफ हमें मिला था जो शो करता था कि जो लाइट है ना, इट इज मेड ऑफ टाइनी एनर्जी पैकेट जिनको कि फोटोन कहा जाता था। तो लाइट जो आ रही थी उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, लाइट के अंदर ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, एनर्जी पैकेट्स थे, जिनको फोटोन कहा गया। और ये जो है फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को एक नए रूप में सामने लेके आया और बोला गया कि ठीक है भाई, फोटोन आज भी कभी नाम आता है तो तुम उसको लाइट से ही रिलेट करते हो कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सारी बातें यहां से आई थी। तो एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इससे पहले वाली जो भी मैंने साइंटिस्ट की बातें बोली है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ तुम्हें पुराने वाले चैप्टर से रिलेट करने के लिए वो इंपॉर्टेंट थी। तो बस इतनी सी बातें थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। चलो आओ थोड़ा और चर्चा करते हैं, बट यार एक इसका डायग्राम जरूर बना लीजिएगा आप लोग, और ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना, ठीक है। डायग्राम बना लेना, डेफिनेशन लिख लेना। डायग्राम वगैरह बनाने में तुम समझदार तो हो ही सही, वैसे बना लोगे ना। अच्छा ऐसे डायग्राम ना बने तो ये वाला बना लेना। तुम्हें लगे ना कि सर वो तो मेरे से नहीं बन पाएगा, तो ये बना लेना। ये मेटल सरफेस बनाना, ये मेटल सरफेस बनाना, उसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाना। तो ऐसे ऐसे लाइट गिराना, लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा देना इसके ऊपर। देखो मैं सारी तैयारी तुम्हारी उस हिसाब से करूंगा जो तुम अपने एग्जाम के आंसर शीट में लिखोगे, ठीक है। ये आपका मेटल सरफेस हो जाएगा, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देना, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देना। मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मेटल सरफेस है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बता देना ऐसे। फिर यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो गया, तो एनर्जी लाइट यहां से इंसिडेंट करेगी, यहां पे लाइट हो जाएगी और यहां पे हो जाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये।
जो बाहर निकलते हैं उन्हीं को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम लोग, ठीक है। जो बाहर निकलते हैं सिर्फ वही फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट के अंदर है वो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो मेटल प्लेट से बाहर निकले हैं उन्हीं को फोटो इलेक्ट्रॉन कहोगे आप। तो ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा, काम का है बहुत ज्यादा, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किया नोट सभी ने? चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम्हारे आंखों के सामने रखा हुआ है। ये जो लेनार्ड ने, हर्ट्ज ने इतने बड़े लेवल पे ये इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करा था, बट यहां पे हाँ लेनार्ड ने बहुत अच्छे से इसको समझा था कि भाई क्या हो रहा है असल में। तो भाई हमारे पास एक्चुअली एक ये वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब है यहाँ पे एक कलेक्टर लगाया होता है, यहाँ पे एक एमीटर जो एक्सेप्ट करता है ना उसको लगाया होता है ना। ये एमीटर है, वो कलेक्टर है। एक एमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है। एमीटर वो है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कलेक्टर वो है जो कलेक्ट करता है। सो यहां पे हमारे पास क्या क्या है, ये तो होता है एमीटर, स्पेलिंग देख लेना जो भी हो। एमीटर का काम क्या है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। यहां पे ये जो होता है इसको कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर का काम क्या है भाई? सर कलेक्टर वही ना जो हमारे शहर का होता है, अरे वो वाला कलेक्टर नहीं, कलेक्टर वो है जो कलेक्ट करता है। तो यहां से ये देखो लाइट आ रही है, दिख रही है तुम लोगों को लाइट आती हुई। तो लाइट आई, मेटल की प्लेट है ये। एमीटर जो है वो असल में क्या है, एक एमीटर क्या है भाई? मेटल की प्लेट है। व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज नथिंग बट अ मेटल प्लेट। तो ये जो मेटल प्लेट है, जब लाइट इस पे गिर रही है तो आप देख रहे हो फोटोन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। दीज आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहां पे, तो यहां पे तुम्हें चमक दिख रही होगी, दिख रही है कलेक्टर पे चमक। हाँ, तो आप बोल रहे थे ना कि सर कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला? तो ऐसे देखो, यहां पे देखो चमक आ जाती है बिल्कुल एकदम, है ना। तो ये पता चल रहा था असल में। अब तुम्हें तो यहां पे दिख रहा है कि कुछ जा रहा है यहां पे, पर वो उनको थोड़ी दिखता है। तो वो क्या करते थे, मैं एक रियल लाइफ वाला सेटअप लेके आता हूं जिसमें यही एक वैक्यूम ट्यूब थी हमारे पास। यहां पे एक होल बनाया हुआ था और लाइट यहां से आती थी, इस पे गिरती थी। लाइट जब इस पे गिरती थी तो उसके थोड़ी देर बाद, जस्ट बाद में यहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता था। ये रियल लाइफ वाली बातें बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। अभी तुम्हें डायग्राम में जो दिख रहा है, एनिमेशन में जो दिख रहा है, उसमें तो तुम्हें लाइट आती हुई दिख रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन असली में नहीं दिखता। असली में होता क्या है, तुम यहां से लाइट मारो तो यहां लाइट गिरेगी। जैसे यहां लाइट गिरेगी उसके जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद यहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, स्पार्क। तो जैसे ही लाइट यहां पे गिरी उसके बाद में यहां स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, जिससे हमें पता चला अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया था, ठीक है। तो यहां जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है उससे पता चला कि अच्छा फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, और जब वो यहां से इधर गया तो यहां स्पार्क प्रोड्यूस हुआ था। फिर ये रियल लाइफ वाली बातें हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व करी थी उस जमाने में, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो कि ऑब्जर्व करी गई थी। तो हर्ट्ज ने या फिर लेनार्ड ने, ठीक है, एक और जो साइंटिस्ट थे हॉलवॉच नाम था शायद उनका, है ना, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर देता हूं। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसी के ऊपर बाद में जाके अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत मशहूर है, जिनके बारे में तुम सभी जानते हो, वो आए और उन्होंने कुछ इक्वेशंस भी दी फिर, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन का। आप देख सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या है। यहां पे लाइट आ रही है, कलेक्टर एक मेटल प्लेट है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जाते हैं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ सर यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जरा इस सेटअप को भी मैं विस्तार में समझा देता हूं कि हो क्या रहा है असल में। तो सेटअप को भी विस्तार में समझाएंगे, तुम लोगों को बताएंगे कि सेटअप में असल में हो क्या रहा था। तो यहां पे एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है, कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वेरिएबल वोल्टेज विद द मेटल प्लेट एट पी। भाई साहब सीधा सा फंडा है, आप देख सकते हो यहां पे क्या है, 2 मेटल की प्लेट्स है हमारे पास में, ठीक है। एक ट्यूब है जिसमें ये मेटल प्लेट्स है ना, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। इसको आपने एक वेरिएबल सोर्स से अटैच करके रखा है। यहां पे एक बैटरी लगाई है, रियोस्टेट भी साथ में लगाना तो वो वेरिएबल सोर्स हो जाएगा। एक एमीटर भी यहां पे लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। A light of sufficiently high frequency is incident on the metal plate and the photon collides with the free electrons.
यहां पे क्या हो रहा है असल में कि जो लाइट आ रही थी हमारे पास, लाइट कैसी चाहिए हमें, लाइट ऐसी चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वेवलेंथ कम हो। कैसी लाइट चाहते हैं आप लोग? लाइट जो हमें चाहिए वैसी चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और वेवलेंथ कम हो, तो वैसी लाइट चलेगी हमारे लिए ना। तो एक ऐसी लाइट आपने यहां पे इंसिडेंट कराई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, ऑन द मेटल प्लेट एंड द फोटॉन्स। अब क्योंकि लाइट के अंदर तो पार्टिकल थे, फोटोन थे, तो वो फोटोन कोलाइड करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनर्जी, सॉरी, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन में बिकम सफिशिएंटली एनर्जेटिक एंड कम्स आउट ऑफ द मेटल एज द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इनका जो कोलिजन हुआ यहां पे आप देख सकते हो, फोटोन जो है वो क्या कर रहे हैं, असल में फोटोन जो है वो कोलाइड कर रहे थे विद द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब ये फोटोन्स का कोलिजन हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उन्होंने क्या किया भाई, एनर्जी का ट्रांसफर किया। उन्होंने क्या किया, एनर्जी का ट्रांसफर किया। तो एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई, जिससे कि वो मेटल से बाहर आके क्या बन सके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन सके। समझ रहे हो ना ये सारी बातें? तो अगर तुम्हें भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझाना हो तो ये वाली बातें आप कर सकते हो यहां पे। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या पॉइंट्स है? मेटल का सिलेंडर सी, जिसको कि कलेक्टर कहा जाता है, वो कलेक्ट करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारा वो कलेक्टर। अरे वो सी और ए कैथोड एनोड को रिप्रेजेंट, अरे यार ये कैथोड है, ये वाला सी जो है ना वो कैथोड को रिप्रेजेंट करता है, ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। हम कलेक्टर की बात अलग चल रही है हमारी, इसको कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्ट करने का सर। तो यहां पे आपने कलेक्टर लगाया है, ये कलेक्टर क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो भी इजेक्ट हो रहे हैं उनको कलेक्ट कर रहा है। जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हो रहे हैं या जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हो रहे हैं, सबको कलेक्ट करने का काम कलेक्टर कर रहा है। तो यहां पे बोला गया अ मेटल सिलेंडर सी कॉल्ड द कलेक्टर कलेक्ट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ठीक है, द पोटेंशियल एट सी कैन बी वेरिएबल टू बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। इनके नाम थोड़े से चेंज कर लेता हूं, यहां पे इसको मैं नाम दे देता हूं पी, उसको नाम दे देता हूं सी। ठीक है, चलो भाई अब इजी रहेगा मान लीजिए। तो सी और पी पे यहां पे सी पे पोटेंशियल को आप वेरी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो रिलेटिव टू पी। ठीक है, हम एक चीज कर सकते हैं यहां पे, ये जो कलेक्टर है ना सी, इसका पोटेंशियल वेरी करेंगे, इसका पोटेंशियल हम वेरी कर सकते हैं। तो आगे चल के करेंगे, अभी मत करो। When the collector is positive with respect to the plate, the photoelectrons are attracted to it and the emitter A registers a current. This current is called photoelectric current. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या? अगर कलेक्टर के पास पॉजिटिव पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट, ये हमारी प्लेट है ना, प्लेट P, कलेक्टर C, तो भाई अगर कलेक्टर का जो पोटेंशियल है, अगर कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो मैं पॉजिटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू P, यानी P अगर मैं यहां पे इसको पॉजिटिव कंसीडर कर दूं और इसको मैं नेगेटिव कर दूं, तो क्या होगा सर, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो अट्रैक्ट होंगे इधर। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, समझो ना इस बात को, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकला वो कलेक्टर की तरफ ही भाग रहा है। क्यों भाग रहा है वो कलेक्टर की तरफ? क्योंकि आपने इसका पोटेंशियल पॉजिटिव करके रखा है। तो अगर आप कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो कलेक्टर के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। और जब वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट आता है कि नहीं आता है भाई, बोलो हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, यहां पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है, पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया है कलेक्टर को, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे इसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आ रहे हैं, देख सकते हो तुम लोग यहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। और अब फोटोन चल रहा है, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन अगर चलता है तो क्या होता है, भाई करंट फ्लो होता है सर। तो यहां पे जो आपने एमीटर लगाया है, एमीटर में आपको करंट दिख जाएगा, और इन फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आता है, इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलोगे आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे आप लोग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कोई समस्या तो नहीं है यहां तक, बढ़िया चल रही पूरी कहानी, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़। चलो भाई कर लिया नोट,
बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग वर्क फंक्शन के बारे में समझते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो भाई, तुम ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हो कि अगर किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करा दें तो उस मेटल सरफेस में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। तो लाइट के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं? तो लाइट के पास है फोटोन। लाइट के पास कौन है? फोटोन है भाई। लाइट के पास कौन है? फोटोन है। तो जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करती है, यानी कि फोटोन जब इंसिडेंट करता है, तो वो फोटोन बेसिकली कोलाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। फोटोन के पास ऐसा क्या है सर जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है? वो समझने वाली बात है ना। आपने बोला लाइट मेटल सरफेस पे गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, हम भी खुश हो गए, ठीक है, ऐसा होता है। फिर आपने बोला कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? तो हमने बोला लाइट के पास फोटोन है, ये फोटोन जाते हैं वहां पे कोलाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं बाहर। हम ये भी मान गए। फोटोन के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से, फोटोन के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहा है? तो फोटोन के पास है एनर्जी। फोटोन के पास है एनर्जी। हां सर, फोटोन के पास क्या है? एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी चाहिए आपको? कितनी एनर्जी चाहिए आपको किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? तो सर, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, इट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसको आप क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। अरे फोटोन के पास क्या है? एनर्जी है। देखो मैं बता देता हूं, फोटोन की बात कर लो थोड़ी सी। यहां पे फोटोन जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है E, विच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। तो यहां से इक्वेशन जो आती है एनर्जी की, आती है hc बाय लैम्डा, या फिर h न्यू भी कर सकते हो आप लोग इसको। ये क्या है? एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है भाई। किसके लिए? किसी भी फोटोन की एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी है किसी भी फोटोन की। और यहां पे h क्या होता है जी? h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.6 10 की पावर -34। h क्या है आपके पास? प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। नोट कर लो, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.6 10 की पावर -34। यूनिट क्या लगा है सर यहाँ पे? ये पर सेकेंड, ये उधर जाएगा जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। c is the speed of light, c is the speed of light, lambda is the wavelength, nu is the frequency। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है भाई? लैम्डा इज द वेवलेंथ। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जो ये फोटोन होते हैं ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं। तो जो भी फोटोन ट्रैवल करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट करेंगे, तो इसकी जो स्पीड होगी वो c के बराबर हो जाएगी। फोटोन की जो स्पीड है वो c के बराबर है। मैंने यहां पे फोटोन का कुछ ज्ञान दे दिया है आपको, ये कुछ ज्ञान काम का है आपके लिए, ठीक है। बाकी इसके मोमेंटम वगैरह तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो h बाय लैम्डा होता है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा तुम्हें डेफिनेटली, तो इसकी चिंता मत करो तुम लोग, ठीक। सो फोटोन क्या है? बेसिकली पार्टिकल है जो कि लाइट के अंदर प्रेजेंट है। फोटोन के पास ऐसी क्या चीज है जिससे कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर पा रहा है ना भाई? फोटोन के पास ऐसा क्या है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा है वो? तो भाई हमने बोला फोटोन के पास एनर्जी है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जब किसी भी मेटल सरफेस पे गिरता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है वो। अच्छा, फोटोन की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट के ही होगी। ये हमारे पास बेसिक सी बातें हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, इट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। तो यहां पे वर्क फंक्शन कोई पूछे तो डेफिनेशन बोलना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। और ये वर्क फंक्शन हमेशा आप किसके लिए डिफाइन करेंगे? उस सरफेस के लिए। तो अलग अलग सरफेस का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। अरे क्या है वर्क फंक्शन? तो सर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, तुम लोगों को अगर बाहर निकलना है, मतलब अच्छे कॉलेज में जाना है, तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है ना सर। ये मोबाइल से, है ना, इंस्टाग्राम से, पबजी से, इन चीजों से हमें बाहर निकलना होता है। फिर तो इलेक्ट्रॉन को भी अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है इनसे उसको बाहर निकलना है।
ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है अगर उसको अच्छी जगह जाना है, बाहर निकलना है, तो उनको इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों के साथ भी तो यही होता है कि अगर तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है, तो तुम्हारे आसपास के जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि तुम लोग आजकल वो रील बनाते होंगे इंस्टाग्राम पे, या फिर कुछ और चीज जैसे पबजी वगैरह हो गया, दोस्तों के साथ घूमना है ना, मूवी देखना वगैरह वगैरह, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इन चीजों से बाहर निकलने के लिए कुछ चाहिए, एनर्जी चाहिए, इनको चाहिए एनर्जी, तुम्हें चाहिए मोटिवेशन। ठीक है, तो अपने आस पड़ोस की चीजों से अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें चाहिए मोटिवेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को अगर अपने आस पड़ोस से बाहर निकलना है तो इसको चाहिए एनर्जी। तुम्हें मोटिवेशन कौन देता है? जो भी तुम जिसको भी कंसीडर करो, जैसे हम लोग हैं, हम भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं हमेशा, है ना, कि भाई पढ़ाई करो, अच्छे मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें मोटिवेशन कौन देता है? हम लोग मोटिवेशन करते हैं ना। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है फोटोन। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देगा? फोटोन देगा। समझ रहे हो ना बात को? तो बस इतनी सी बात है कि यहां पे फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट्स कॉल्ड द वर्क फंक्शन। हर एक मेटल के, अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है। डिफरेंट मेटल के, अलग अलग मेटल जो भी हो, जैसा भी हो, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए अलग अलग एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेटल कौन सा ले रहे हो। यहाँ पे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। मैंने भी यही वाली बात बोली कि अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है मेटल पे। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो इसकी जो वर्क फंक्शन का जो आप ऑर्डर लिखोगे ना, यूनिट वगैरह जो आप लिखते हो, वो इसका ऑर्डर मतलब 10 की पावर कितने में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जाता है, डिनोटेड बाय फाई। तो अगर कोई ऐसे फाई लिखे तो समझ जाना वो वर्क फंक्शन की बातें कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे फाई लिखे तो आप समझ जाना वर्क फंक्शन की बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा हो जाए कि कोई एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो, इफ E इज लेस देन फाई, अगर एनर्जी जो इंसिडेंट कराई है या जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से कम है तो क्या होगा? आप खुद ही देख लो। यहाँ पे अभी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, देखो फोटोन आए, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए सर। अब एनर्जी को बढ़ाते, ये देखो वर्क फंक्शन पे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, एनर्जी को और बढ़ाया, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ले गया। समझना बात को, अंतर समझ लो। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो कुछ नहीं करता है, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन पे होगा तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर लाएगा, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और साथ में मोशन भी प्रोवाइड करा रहा है इलेक्ट्रॉन को। आप देख सकते हो इफ E इज इक्वल्स टू फाई, तो वो इलेक्ट्रॉन को लाता है सिर्फ सरफेस पे। अगर एनर्जी फाई से भी ज्यादा है तो वो देखो काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर E ग्रेटर देन फाई है तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी आफ्टर एमिशन, है ना, आफ्टर एमिशन। इन सारी बातों को ऑब्जर्व किया आइंस्टीन अंकल ने और अपनी एक इक्वेशन दी। क्या है इक्वेशन? अभी आ रहे, थोड़ा सा सब्र कर लो। क्या है वो इक्वेशन? वहां पे भी आएंगे, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। तो ये सारी बातें वो ऑब्जर्व कर रहे थे, आइंस्टीन अंकल ने ये सारी बातें ऑब्जर्व करी। उन्होंने बोला अच्छा, एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो कुछ नहीं होता है, एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर है तो वो सरफेस तक आता है इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आएगा, ये वाला वर्क फंक्शन पे रखा, सरफेस पे आया। एनर्जी को वर्क फंक्शन से बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया और आगे गया, जा रहा है आगे। आगे जाने के लिए उसको एक एनर्जी चाहिए, कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली सर इसको? सर ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली इसको? तो ये काइनेटिक एनर्जी मिली है जो इलेक्ट्रॉन ने आपको दिया था। तो बेसिकली यहां से आइंस्टीन अंकल ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि भाई जो एनर्जी आप दे रहे हो, जो एनर्जी आप दे रहे हो, वो उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में सरफेस से, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने में, प्लस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो जो एनर्जी फोटोन से मिल रही थी उससे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया सर? एक तो सरफेस पे आया वर्क फंक्शन के बराबर, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आया और साथ ही साथ उसका यूटिलाइज किया उसने एज अ काइनेटिक एनर्जी भी। तो अगर किसी भी सरफेस पे आप फोटॉन्स को गिरा देते हो, लाइट को इंसिडेंट कराते हो, तो जो फोटोन के पास एनर्जी है, जो फोटोन के पास एनर्जी है, उस एनर्जी का कुछ पार्ट
मेटल के इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं मेटल के बाहर आने में, ये देखो सरफेस पे आने में, कुछ यूज करते हैं सरफेस से बाहर आके बाहर जाने में, निकल गया वो आगे, उसको स्पीड चाहिए थी, स्पीड कहां से मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, ये जो फोटोन का एनर्जी थी इससे, यही है आपकी अल्बर्ट, यही है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू फाई प्लस के ई। आगे चल के अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी सारी बातें। अच्छा तुम्हें समझ तो आ रहा है ना यार क्या बता रहा हूं, देखो सिंपल सी बातें हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं यहाँ पे कि बहुत ज्यादा क्या हो गया सर, ये तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया है ना, चक्कर आने लग गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो नोट कर लो ऐसी बातें, नोट कर लो जल्दी से, ये तुम्हारे लिए बहुत काम की है भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत काम की होगी, है ना। डायग्राम वगैरह बना पाओगे ना इसके, डायग्राम बनाने के लिए कोई बोल दे तो, डायग्राम बनाने के लिए कोई बोल दे तो वर्क फंक्शन से रिलेटेड कैसे डायग्राम बनाओगे तुम लोग, तो तुम बोलना कि सर हमारे पास देखो मेटल सरफेस है, तुम बोल देना हमारे पास देखो सर मेटल सरफेस है, ठीक है, एक मेटल सरफेस होगी ये, फिर हम बोलेंगे कि ये मेटल सरफेस पे एनर्जी फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो फोटोन जो हमने इंसिडेंट करा है ना वो कुछ ऐसे हैं सर, जो फोटोन हमने इंसिडेंट कराई, जो एनर्जी हमने इंसिडेंट कराई वो कुछ ऐसी है कि उसका ई जो है वो फाई से छोटा है। तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। फिर हमने एक और फोटोन को इंसिडेंट कराया, फिर मैंने एक और फोटोन को इंसिडेंट कराया, यहां पे इसकी एनर्जी फाई के बराबर कर दी। तो इलेक्ट्रॉन ने बोला ठीक है भाई मैं बाहर आ जाता हूं लेकिन मैं सिर्फ यहीं तक ही आऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ सरफेस पे आके बैठ जाएगा अगर एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है। फिर हमने एक और एनर्जी इंसिडेंट कराई, एक और फोटोन इंसिडेंट कराया और बोला कि ये जो फोटोन है ना इसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ने बोला कि भाई साहब इतनी एनर्जी, मैं तो बाहर भी आएगा और बाहर आके कहीं और भी चला जाएगा v स्पीड से। इलेक्ट्रॉन ने बोला मैं तो बाहर भी आएगा, बाहर आके और जगह भी चला जाएगा। तो अगर एनर्जी फाई से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता है और बाहर भी चला जाता है। अगर एनर्जी फाई के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन से सरफेस पे आएगा, अगर एनर्जी फाई से कम है तो कुछ भी नहीं होगा। फाई हमारा क्या है, वर्क फंक्शन है। hc बाय लैम्डा या फिर h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। इट्स द एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। तो ये वाली बात है, अगर तुम्हें डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बनाया करो, मस्त वाले डायग्राम, पता चले सारी बातों के लेके कि असल में चल क्या रहा है इसमें भी। बना लो, बनाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है। जो थर्ड वाला केस है ना, इसको आइंस्टीन अंकल ने ऑब्जर्व करा, इसी चीज को आइंस्टीन अंकल ने ऑब्जर्व करा और बोला कि जो एनर्जी फोटोन से आ रही है, जो एनर्जी फोटोन से आ रही है उससे इलेक्ट्रॉन एक तो सरफेस पे आ रहा है, जो एनर्जी फोटोन से मिल रही है उससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आता है, सरफेस के आने पे के बाद वो आगे कहीं जा रहा है, वो निकल जाता है, कहीं चला जाता है v स्पीड से, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है यहां से। सो hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस का फाई। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन है ये। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस का फाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस का फाई, hc बाय लैम्डा माइनस का फाई। पर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम वाली होती है, ठीक है, अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा इसके भी, थोड़ा सा सुनो, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली होगी फिर। एनीवेज ये सारी बातें तुमने नोट की होगी। आगे बढ़ते हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। वर्क फंक्शन समझ आया सभी को। उसके बाद है द नेसेसिटी ऑफ दिस एनर्जी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल इज स्टिल अट्रैक्टेड एंड बाउंडेड बाय द रेस्ट पार्ट ऑफ द मेटल। तो सर ये वर्क फंक्शन की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, मतलब ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी निकल सकता था, वो खुद से क्यों नहीं चला गया? इलेक्ट्रॉन जो अंदर था, जो इलेक्ट्रॉन बाहर बंधा हुआ था, वो खुद से बाहर क्यों नहीं चला गया? एनर्जी देने की क्या जरूरत थी? तो यही तो बोल रहे वो, जो इलेक्ट्रॉन था ना वो बेचारा बंधा हुआ था, जैसे कि तुम लोग बंधे हुए हो, है ना। सर पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई करते हैं, 2 मिनट पढ़ाई करते हैं, साथ में मैसेज आता है किसी का, और जब किसी का मैसेज आता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हम उसको डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं क्योंकि 2 दिन से इंतजार कर रहे होते उसके मैसेज का।
तो ऐसा ही होता है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी बेचारा ना मजबूर है, बोलते सर मैं निकलना चाहता हूं पर ये जालिम लोग मुझे निकलने ही नहीं देते। तो फिर उसके लिए क्या बोले, हम है ना भाई, हम तुम्हें मोटिवेट करेंगे, हम बोलेंगे तुम्हें कि कैसे उस मैसेज को दूर से ही देखना भी नहीं, उसको इग्नोर करना है ना। तो वो उसका मोटिवेशन हम देंगे। इसलिए हमें यहाँ पे वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था बेचारा वो अपने आस पड़ोस के इलाके से घिरा हुआ था, बंधा हुआ था। The necessity of this energy is due to the fact that an electron on the surface of metal is still attracted and bounded by the rest part of the metal. बाकी के भी तो होंगे आस पड़ोस वाले खींचने वाले, खींच लेते। तो इसलिए हमें वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ी जिससे कि वो उन सबको तोड़ के, वो सारे रिश्ते नाते तोड़ के सर वो बाहर आ सके। ये देखो अभी वर्क फंक्शन पे लिखा है सारे रिश्ते नाते तोड़ के बाहर आ गया, सारे रिश्ते नाते तोड़ के बाहर आ गया। अब और एनर्जी मिलेगी, निकल जाएगा, फिर ये और एनर्जी मिलते अब निकल जाएगा ये सर। तो वर्क फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता है कि सीधे ही बाहर निकल जाए। तो भाई वर्क फंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के अंदर होता है वो अपने सराउंडिंग से घिरा हुआ है, अट्रैक्शन हो रहा है यहां पे। तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यहां पे वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो बाहर आता है। अब जैसे वो सरफेस से बाहर आया, इसको और एनर्जी मिलेगी तो ये निकल जाएगा, है ना। ये वाली बात है। सीजियम जो है भाई उसका वर्क फंक्शन लोएस्ट होता है, वो होता है अराउंड 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात ये बोले थे, इसकी यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अमंग ऑल द एग्जिस्टिंग स्टेबल एलिमेंट्स, सब में से सीजियम का सबसे कम वर्क फंक्शन है, 1.89 है। ज्ञान की बातें हैं, इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। नोट किया होगा तुम लोगों ने सभी पार्ट। अरे समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को। देखो यार कुछ है नहीं यार इसमें, क्योंकि जब जैसे मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है ना वहां पे समझ जाओ कि कुछ खास चीजें नहीं है। मतलब बस यही है कि हाँ भाई आ रही है लाइट, आ रही है, इंसिडेंट करती है, फोटॉन्स गिरते हैं, यहाँ पे कोलिजन वगैरह हो गए, भी आगे चल के बताऊंगा तुम लोगों को। कोलिजन वगैरह हो रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में और ये बस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें सीखी, पढ़ी, समझी, अच्छा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, वहां से सब कुछ क्लियर हो गया हमारे पास। फिर हमने वर्क फंक्शन को भी डिफाइन किया। वर्क फंक्शन के बाद जो हमारे पास टर्म आती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो वर्क फंक्शन किसकी एनर्जी थी? वर्क फंक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए वो थी। इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी जो चाहिए बाहर निकलने के लिए वो कहलाता है वर्क फंक्शन। तो सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? भाई ये मिनिमम एनर्जी है ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की मिनिमम एनर्जी जिसपे कि वो क्या करा सके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सके, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब लाइट की भी कुछ एनर्जी होनी चाहिए ना यार, लाइट की कुछ एनर्जी होनी चाहिए ना यार। ऐसा तो नहीं ना कि लाइट की कोई एनर्जी ना हो, है ना। पता चल रहा है लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकाल पाई, क्यों सर? इसकी एनर्जी नहीं थी, क्यों कितनी, क्यों? क्योंकि सर उसकी एनर्जी नहीं थी उतनी लाइट की कि उसको बाहर निकाल सके, ठीक है। तो क्या सर ऐसी बात बोल सकते हैं? देखो रिलेशन आ रहा है, खुद भी तुम समझ रहे होंगे कि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, एनर्जी कौन दे रहा था? फोटोन दे रहा था। थ्रेशोल्ड एनर्जी फोटोन की एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, फोटोन की एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। तो क्या वर्क फंक्शन और फोटोन की एनर्जी बराबर है? मैग्नीट्यूड में बराबर है वो, हाँ बिल्कुल मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर equal in magnitude. Thus, if h mu naught is the threshold energy and phi is the work function of the material, then h e naught is your phi. तो phi का फॉर्मूला भी मिल गया, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मिल गया तुम लोगों को यहां से। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मिला तुम्हें यहां से कि नहीं मिला? अगर h mu naught यहां पे ये क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। अगर ये मिनिमम एनर्जी है जिससे कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करा सके, तो भाई इलेक्ट्रॉन भी तो तभी निकलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो लाइट यहां पे जो इंसिडेंट कर रही है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है। जो भी बीम यहां पे गिर रही है, जो लाइट यहां गिर रही है, उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से बिलो है, कम है। और अगर इसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाए डायरेक्टली यार यहां पे, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की जो एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए तो ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी वो उससे ज्यादा होनी चाहिए तो ही थ्रेशोल्ड हो पाएगा, ओ सॉरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये बात हम पहले भी बोले थे, अगर E ग्रेटर देन 5 है तो, ये बात तो हमने यहां पे भी बोली कि अगर E ग्रेटर देन 5 है तो ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। अगर E बराबर है 5 के तो फिर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अगर एनर्जी आपके बोलूं h न्यू है तो बराबर होना चाहिए h न्यू नॉट के, तो इलेक्ट्रॉन आएगा और सिर्फ सरफेस पे आके बैठ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो हो जाएगी। इफ एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्या मतलब है सर इसका? फंडा सीधा सा है भाई कि अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा लेकिन सरफेस पे आके बैठ जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी उसको। हाँ, अगर यहां पे E ग्रेटर है थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाती है। तो चलो इसके मैं तभी समझाऊंगा जब मैं तुम्हें आइंस्टाइन की इक्वेशन समझाऊंगा, पर अभी तो इतना समझते हो ना कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। समझते हो ना? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? फोटोन की वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सके। वर्क फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, फॉर टू एमिट, है ना, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट्स कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन। समझ रहे हो बात को? स्लो हो गया क्या बहुत ज्यादा? मुझे लगा कि तुम्हें ऐसे समझ आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी वैसे हम पढ़ेंगे अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, पहले फ्रीक्वेंसी है। चलो फ्रीक्वेंसी को पढ़ लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिर से वही बात होगी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट for which photoelectric effect is possible is called the threshold frequency। मैंने अभी आपको बताया कि जो फोटोन यहां पे इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी या तो आप hc by lambda लिखिए या फिर आप लिखिए h न्यू या फिर h फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एनर्जी को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एनर्जी को जो है वो बड़ा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। एनर्जी को बड़ा होना चाहिए किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सी, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी को वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए या फिर वर्क फंक्शन के बराबर भी हो सकता है। एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, पर उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। बराबर वाले केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अगर E इज ग्रेटर देन h न्यू नॉट तो हम कह सकते हैं, यहां से एक बात समझ आ रही है कि फाई जो है वो h न्यू नॉट के बराबर है। तो यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया फाई अपॉन h। h क्या था सर? प्लैंक कांस्टेंट था, अभी आपने बताया 6.6 10 की पावर -34। वैसे तो 6.636 होती है शायद इसकी वैल्यू, बट अपना काम 6.6 से चल जाएगा। दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा। ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वर्क फंक्शन आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है। यार ये वाली बात बार बार बतानी पड़ेगी क्या कि जो वर्क फंक्शन होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वर्क फंक्शन की। फोटोन को कितनी एनर्जी होनी चाहिए? फोटोन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले? वर्क थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो भाई इसको बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन चाहिए, इसको बाहर निकालने के लिए इसको थ्रेशोल्ड चाहिए, तो इसका थ्रेशोल्ड इसके वर्क फंक्शन के बराबर ही तो होगा। इसका थ्रेशोल्ड इसके वर्क फंक्शन के बराबर ही तो होगा। तो तब से यही तो बोल रहा हूं मैं, और क्या बोल रहा हूं। So it is the frequency of photon of threshold energy। तो यहां पे देखो वर्क फंक्शन h नॉट के बराबर है, तो न्यू नॉट जो है वो 5/h है। दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से वही बात बोल रहा हूं मैं, यहां पे मेटल पे सारी पिक्चर डिपेंड कर रही है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट n is less than the threshold frequency then no photoelectric effect takes place। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आपके पास एनर्जी कम हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, एनर्जी को लिखते हैं h न्यू इज लेस देन h न्यू नॉट,
H से H मर जाएगा, it gives you if frequency is less than the threshold frequency, no photoelectric effect will take place. एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इस टाइम पे कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस. ये सब बिल्कुल हलवा बातें हैं, तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूं. डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लेना. डायग्राम बनाने के नाम पे तुम पता है कुछ मत करो, सीधा सा दिमाग लगाना. यहां पे बोल देना E इज लेस देन, यहां पे वर्क फंक्शन हटा देता हूं, यहां पे भी वर्क फंक्शन हटा देता हूं. इफ E इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को E नॉट से लिख दूं क्या मैं? इफ E इज इक्वल्स टू E नॉट एंड इफ E इज ग्रेटर देन E नॉट, तो हमारा काम यहां से बन गया. E नॉट हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी. तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी हमारी छोटी है तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बराबर है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ज्यादा है तो ऐसी कहानी चल जाएगी. तो सर क्या इक्वेशन में भी मॉडिफिकेशंस बनेंगे? हाँ बिल्कुल, इक्वेशन में भी मॉडिफिकेशंस बन जाएंगे, बताऊंगा तुम्हें आगे चल के. यहां पे E नॉट क्या है दिखा दिया, थ्रेशोल्ड है. यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन, E जो होता है भाई वो hc बाय लैम्डा हो सकता है या फिर वो h न्यू हो सकता है. E नॉट जो होता है वो hc बाय लैम्डा नॉट होता है या फिर h न्यू नॉट होता है. न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में. डायग्राम बनाना है तो ये वाला बना सकते हो तुम लोग, काम की बात है, समझ आएगी. छाप लो इसको भी. एक काम करो, यहां से छापना शुरू करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूरा नोट कर लेना. चलो भाई, नोट किया सभी ने? अच्छा एक काम कर लेना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैं बना रहा हूं ना, इसको भी सरफेस पे कंसीडर करना. देखो आगे चल के एक और मैं तुम्हें एनर्जी बताऊंगा जो कि जिसको हम जीरो करते हैं एक्चुअली, ठीक है. हाँ मैं क्या कह रहा हूं, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है, सरफेस के ऊपर है. मैं तो यार कंफ्यूज मत होना तुम लोग, नहीं होगे, हो जाओगे. हम बिल्कुल सर हम कंफ्यूज होंगे, हम क्यों ना हो कंफ्यूज, मुझे पता है तुम कंफ्यूज होंगे. देखो यार कंफ्यूज मत हो यार, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर भी होते हैं. तुम्हें पता है मेटल सरफेस है, कंडक्टर है. हम अभी बात कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो सरफेस पे है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो सरफेस पे है. सर सरफेस वालों के आपने कहा था वर्क फंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो रिश्ते नाते तोड़ने पड़ते सारे. अरे समझो, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे, लेकिन इनके आसपास वाले इनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है लेकिन आसपास वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है लेकिन आसपास वाले क्या करते हैं, इसको भी सर इसको भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे हैं, आस पड़ोस वाले उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो कुछ नहीं कर सकते. एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड के बराबर है तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, ये रिश्ते नाते तोड़ देगा सारे. सर ये तोड़ देगा सारे रिश्ते नाते, ये फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है बस. लेकिन अगर आपने एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा दे दी तो रिश्ते नाते तोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी लेके. तो जो भी मैं अभी तक इससे पहले वर्क फंक्शन की बात करी या फिर मैंने थ्रेशोल्ड की बात करी, मैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं जो सरफेस पे है. जो इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं उनको सरफेस तक लाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर है उनको सरफेस तक लाने के लिए एक और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. W से डिनोट कर दूंगा अभी मैं आगे इक्वेशंस में इसको. लेकिन उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मेटल्स के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को कंसीडर करते हैं. हाँ तो मुझे लगा तुम लोग समझ जाओगे, तो पर फिर मुझे लगा कि क्या पता कुछ लोग ना समझे, है ना. तो हो सकता है ना, इसलिए मैंने फिर ये बात डिफाइन कर दी कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ सरफेस वालों के लिए बात कर रहे हैं. सरफेस वाले बाउंडेड है, उनको आजाद करना है. ये फ्री नहीं हो पाया, आज भी बाउंडेड है क्योंकि एनर्जी जो थी लेस देन थी थ्रेशोल्ड से. एनर्जी वर्क फंक्शन से कम था, एनर्जी यहां पे वर्क फंक्शन के बराबर है, तो उसने इसको आजाद कर दिया. और अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो उसको निकाल के काइनेटिक एनर्जी भी दे देते. तो यार ये वाला बना लेना यार, करेक्ट कर लेना. अगर तुमने वो अंदर अंदर बनाया वो मत करना, वो कंफ्यूज कर देगा तुम लोगों को खामखा.
वो खामखा तुम्हें कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक लाने के लिए भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट अक्सर हम उस एनर्जी को कंसीडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर तक लाने के लिए भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, W से डिनोट कर दूंगा उसको मैं आगे चल के। कुछ वर्क करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैं आगे अभी चल के इसको W से डिनोट कर रहा हूं, और मैं इसको 0 कंसीडर करूंगा, क्योंकि हम जो भी बातें करेंगे उन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो सरफेस पे अवेलेबल है। हम सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं जो सरफेस पे है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर मत करना, सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना जो सरफेस पे है। तो ये वाला डायग्राम बनाना, सरफेस पे बनाना उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो सारी बातें तुम्हारे आंखों के सामने, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है। ये भी फोटोन की एनर्जी है, लेकिन मिनिमम एनर्जी है ना। दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ये पीईई क्या है? तो ये पीईई जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। फाई जो होता है भाई वो वर्क फंक्शन होता है, एंड फाई को भी मैं डिनोट कर देता हूं, सारा एक ही पेज पे आ जाएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे लिखो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, ये करेक्ट कर लेना है, तुम लोग करेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। मुझे पता था कि वो कुछ लोग दिमाग लगा लेंगे अपना वाला, इसलिए मैंने पे चीजें क्लियर कर दी हैं, ताकि कल को तुम ये ना बोलो कि सर आपने तो ये वाली बात बोली थी, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, हो गई सारी बातें, सब कुछ डिफाइन कर दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर दी थी हम लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी वही बात होगी जैसा कि हमने बोला, दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल में था, सो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है, वो एनर्जी की इनवर्स रिलेशन में। सो फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, जिससे कि वो क्या करे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करा सके। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। भाई जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिनिमम चाहिए उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कीजिए। सो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है तो फाई बराबर hc बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो यहां से लैम्डा नॉट का जो वैल्यू बनेगा वो hc बाय फाई बनेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनेगा hc बाय फाई, फाई हमारा वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लैम्डा इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओ सॉरी इज लेस देन होगा, है ना। अच्छा, ग्रेटर देन ही तो सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। समझाते कहां से आया, हम चाहते हैं कि जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, hc बाय लैम्डा ज्यादा होना चाहिए hc बाय लैम्डा नॉट से। हाँ से बिल्कुल मार दिया। 1 बाय लैम्डा ज्यादा होना चाहिए 1 बाय लैम्डा नॉट से, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए लैम्डा से, यानी कि अगर वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड देन नो, ठीक है। तो आपका जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर लैम्डा ज्यादा हो जाए लैम्डा नॉट से तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। समझ रहे हो ये वाली बातें? सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, छाप लो इसको भी जल्दी से। अभी तक आइंस्टीन अंकल नहीं आए हैं, ठीक है, अभी तक आइंस्टीन अंकल नहीं आए, अभी वो आएंगे, देखना धमाका करेंगे आके सीधा इक्वेशन का,
नोट किया सभी ने? बढ़े आगे? ओके, तो ये सारी बातें हो चुकी थी, आइंस्टीन अंकल ने भी ऑब्जर्व करी और ऑब्जर्वेशन के बाद वो आए अपना दिमाग लगाने के लिए। ठीक है, हाँ जी, तो क्या दिमाग लगाया उन्होंने, आओ जरा देखते हैं। उन्होंने कहा इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट डज नॉट बिहेव एज अ वेव बट बिहेव एज अ पार्टिकल कॉल्ड द फोटोन। हाँ सर, बिल्कुल, हम इनकी बात से भी सहमत थे। इन्होंने भी अपनी रिसर्च करी, इन्होंने भी अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद इन्होंने जाके अपना कंक्लूजन दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट जो है वेव की तरह बिहेव नहीं करती, वो बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, जिसको कि फोटोन कहते हैं। भाई ये फोटोन्स को कुछ लोग एनर्जी पैकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर फोटोन को कोई तुम्हें एनर्जी पैकेट करके बोले तो उसको लड़ाई मत करना, उससे लड़ाई मत कर लेना कि सर ये क्या बात है ना, एनर्जी पैकेट बोल रहे हैं। कुछ लोग वेव पैकेट बोलेंगे, कुछ लोग क्वांटा बोलेंगे, तो उनसे झगड़ा मत करना जाके कि नहीं नहीं अरे फोटोन होता है, मैं नहीं, क्वांटा भी कहते हो, वेव पैकेट भी कहते हो, एनर्जी पैकेट भी बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, बोलते वेव के ऐसे छोटे छोटे से पैकेट आ रहे हैं अभी। A photon is an energy packet, जैसे कि यहां पे बोला फोटोन क्या है कि एनर्जी पैकेट है, दैट इज अ क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी विद नो चार्ज एंड जीरो रेस्ट मास व्हिच कैरीज एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय h nu एंड द मोमेंटम e by c। मैंने बोला था कि फोटोन की एनर्जी जो मैंने डिफाइन करी थी वो आगे आएगी, फोटोन का मोमेंटम जो मैंने डिफाइन करा था वो भी आएगा। तो इट इज नथिंग बट अ क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी विद नो चार्ज। भाई कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है फोटोन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए कुछ चंद बातें करते हैं फोटोन से रिलेटेड, और फोटोन से रिलेटेड चंद बातों में सबसे पहली बात जो आई है हमारे पास वो है कि भाई ये न्यूट्रल होता है। ओहो क्या बात है, नई बात पता चली हमें। दूसरी बात, फोटोन का मास डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक, फोटोन का मास डिफाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक, न्यूटन फिजिक्स के हिसाब से भी नहीं कर पाए। तो फोटोन का सिर्फ रेस्ट मास डिफाइन किया गया कि अगर फोटोन रेस्ट पे होगा तो उसका मास क्या हो सकता था। तो हमने बोला फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ठीक है सर, फोटोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है c। फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो h न्यू होती है, या फिर आप चाहो तो hc बाय लैम्डा भी लिख सकते हो इसको। तो अब अगली बात जो है वो मोमेंटम की है, मोमेंटम की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो फोटोन के लिए अगली बात मोमेंटम की, जो मोमेंटम होगा वो होगा E by c। सर ये कहां से आया मोमेंटम E by c, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अरे जब आइंस्टीन अंकल आए हैं तो आइंस्टीन अंकल की एक बहुत मशहूर इक्वेशन तो तुम्हें याद ही होगी। कौन सी वाली? सर हम एक इक्वेशन जानते हैं, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये हमने नहीं दी थी, ये इन्होंने ही दी थी। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर इन्होंने ही बोला था, हमारी गलती नहीं है। आओ चलो इसको समझाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ध्यान से सुनना, और अगर मैं बोलता हूं कि जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू c, मैं किसके लिए डिफाइन कर रहा हूं? फोटॉन्स के लिए डिफाइन कर रहा हूं। सारी बातें किसके लिए डिफाइन कर रहा हूं? फोटॉन्स के लिए। सो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर और P इक्वल्स टू mc, तो यहां पे E को लिखते हैं pc, सही बात है। तो P को लिखोगे E बाई c, तो यहां से फोटोन का मोमेंटम आ जाता है, यहां से फोटोन का मोमेंटम आ जाता है। और मोमेंटम डिफाइन करना है, E की जगह hc बाय लैम्डा लिख दीजिए, तो यहां पे आएगा hc बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय c, c से c मर जाएगा h बाय लैम्डा। तो मोमेंटम जो होता है फोटोन का h बाय लैम्डा भी होता है, फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्डा भी होता है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में करना चाहते हो h न्यू बाय c लिख सकते हो, मोमेंटम को h न्यू बाय c ये भी लिख सकते हो। तो ये जो डब्बे के अंदर बंद किए ना, दीज आर द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। फोटोन के क्या है? ये मोमेंटम है। फोटोन के क्या है? ये मोमेंटम है। फोटोन का कोई भी मोमेंटम अगर डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? पक्का? वेरी गुड। तो ये थी कहानी हमारी फोटोन की, हो गई। इसके अलावा फोटोन में कुछ और है तो नहीं, वैसे मेरे हिसाब से जितनी बातें होनी थी, जो कुछ होना था वो सब मैं तुम्हें ऑलमोस्ट डिफाइन कर चुका हूं। अब और तो क्या ही बचा है, h की वैल्यू पुट कर देना, स्पीड ऑफ लाइट पुट कर देना, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी का, आई थिंक 1240 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करना तो उसको एनर्जी का, जब आप लिखते हो ना फॉर्मूला E का, कितना होता है? जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना एनर्जी का, C बाय लैम्डा,
HC को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1240 दे देती है आपको वैल्यू। जब H इंटू सी का मल्टीप्लाई करोगे तो 1240 मिलेगा, तो सीधा वहां लिखो एनर्जी का फॉर्मूला, आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे काम आती है चीजें सारी, ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे काम आती है। स्पीड ऑफ लाइट तुम तो जानते ही हो, अरे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी जानते हो तुम, 6.6 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट तुम जानते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे H इंटू सी करोगे तो जूल मीटर आएगा, जूल मीटर को लैम्डा से डिवाइड कर देना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आंसर। ठीक है, जूल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये आंसर जूल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। समझते हो ना रिलेशन? तो अब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को। एनीवेज दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे जो वेवलेंथ आप लोगे नैनोमीटर्स में ले लेना। ठीक है, ये वेवलेंथ जो आप लोगे नैनोमीटर्स में आएगा, फिर सॉल्व कर लेना, आएगा पक्का आंसर आएगा। ये सारी बातें नोट कर ली होगी, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ और बातें करते हैं आइंस्टीन की ही इक्वेशन से रिलेटेड। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू, तो अब यहां से मेन कहानी शुरू हो जाती है फोटोन की, जो आइंस्टीन की, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे थे उसकी। ठीक है, तो आइंस्टीन अंकल ने बोला कि ठीक है भाई, हम ये मान गए कि एक इलेक्ट्रॉन जो भी मेटल के अंदर था उसने फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, तो उसमें से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल उसने बाहर सरफेस पे आने के लिए किया। W एनर्जी का यूज किया इन शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मैंने बोला था ना उस टाइम पे W से डिनोट किया था, अभी W से डिनोट किया था मैंने इक्वेशन में, वही था यहाँ पे। तो जो एनर्जी फोटोन की H न्यू मुझे मिली थी, जो एनर्जी फोटोन की मुझे मिली थी, उस एनर्जी के कुछ पार्ट का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन ने अंदर से बाहर सरफेस पे आने में लगा दिया। ठीक है सर, उस एनर्जी का कुछ पार्ट उसने यूज किया जिससे कि वो अपने रिश्ते नाते तोड़ रहा था, वर्क फंक्शन। Some energy is used in making the electron on surface of the metal free from metal. रिश्ते नाते तोड़ दिए सारे। फिर उसमें से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन ने किया जिससे कि वो दूर भाग सके उस मेटल सरफेस से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज किया। तो जो फोटोन से एनर्जी मिल रही थी, इट इज इक्वल टू W प्लस फाइ प्लस के यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा, के यहां पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये वाली बात बोली आइंस्टीन अंकल ने, इसलिए इसका नाम दिया गया आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी आगे चलते हैं, इसमें एक बात को और समझेंगे, पहले इसको छाप लो जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। किया नोट सभी ने? पक्का? बढ़े आगे? ओके। फिर यहां पे इन्होंने डिफाइन करा इस चीज को कि यार देखो, W जो है ना वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ऑन देयर पोजीशन, है ना, इनसाइड द मेटल। मतलब अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे तो डेफिनेटली सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा गहराई में है, उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन कम गहराई में है, वो इजीली बाहर आएगा। तो हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी अलग अलग, इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए वो अलग अलग हो जाएगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो उसके लिए होगी जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है। क्या मतलब? सर एनर्जी फोटोन से मिली, एक इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल गहराई में है उसको बाहर आने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही है उसको और ऊपर आने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उसको तो बाहर आने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। अगर जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उसको बाहर आने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो इस केस में उसको एनर्जी चाहिए सिर्फ रिश्ते तोड़ने के लिए, यानी कि वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। उसको एनर्जी कौन सी चाहिए? सिर्फ वर्क फंक्शन वाली, रिश्ते तोड़ने के लिए और भाग जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। हम मेन इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं अभी। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट हो रहे हैं उनके लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बाहर आने के लिए वेस्ट नहीं कर रहे, वो तो पहले से ही बाहर थे सर, वो तो पहले से ही बाहर थे, उनको अपनी एनर्जी बाहर आने के लिए वेस्ट नहीं करनी पड़ी। तो W हो जाएगा 0, W 0 होने से जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो फाइ प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। या फिर इसको अच्छे से लिखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो H न्यू माइनस फाइ होता है। ये है आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक वाली।
द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड द आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत काम की है, इस पे फोकस करना। W को हम 0 लेंगे, याद रख लेना, क्योंकि हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जो कि सरफेस पे थे। इसीलिए मैंने वो डायग्राम में करेक्शन करवाए थे। वो जो डायग्राम में मैंने बोला था ना कि सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर करो, क्योंकि मुझे पता था तुम लोग वो इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर करोगे जो अंदर थे, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। इसीलिए उसको सही करना जरूरी था, वो मैंने सही करवा दिया तुम लोगों को। हमेशा वही इलेक्ट्रॉन बनाना जो सरफेस पे थे, ठीक है। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको भी तो रिश्ता तोड़ना था। तो रिश्ता तोड़ने के लिए यहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट्स कॉल्ड द वर्क फंक्शन फाई, ठीक है। रिश्ता तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट्स कॉल्ड द वर्क फंक्शन फाई। और फिर रिश्ता तोड़ने के बाद भागना भी तो है, तो भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी फोटोन से मिली उसका इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, रिश्ता तोड़ दिया, वर्क फंक्शन में यूटिलाइज कर दी और काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज कर दी उसने। ये वाली बात है आइंस्टीन की इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये काम की बात है, ये बहुत ही काम की बात है, इसको जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, ठीक है। ये काम की चीज थी बहुत ज्यादा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है किसी को भी, सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही हो गया एकदम मजे में, यहां तक तो परफेक्ट चला सब कुछ। अच्छा, कोई तुमसे इसका ग्राफ वगैरह पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी का और फ्रिक्शन का फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वगैरह क्या होगा, तो कैसे बनाओगे? तो आओ जरा देखते हैं, क्या यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का भी कोई ग्राफ बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल बन सकता है, ये लो बना दिया। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, ग्राफ कैसे बना है वो मैं बता देता हूँ। V max इज द स्पीड ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो, छोड़ो ये सब बातें। हमने अभी पढ़ा कि आइंस्टीन अंकल की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन थी, EPE, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये हमसे कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इट विल बी इक्वल्स टू H न्यू माइनस का फाई। इस इक्वेशन को देखो और जरा कंपेयर करो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस का c। तो यहां पे जो स्लोप आएगा ना वो आपके h के बराबर है, जो c होगा वो माइनस का फाई है, ठीक है। जो c है वो क्या है, माइनस का फाई है, और x कोऑर्डिनेट पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा भाई, ये फ्रीक्वेंसी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और आप देख सकते हो स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप कैसे बनेगा, यहां पे पॉजिटिव स्लोप ऐसे बनाना, ये ग्राफ बनेगा। सर देखो ऐसा ही ग्राफ बना है। यहां पे जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी वाली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हुआ है, ए पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे पहले कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है उसमें उसने पिछली वाली बातें नहीं बताई, पर मैंने आपको पिछली बातें भी बता दी। यहां पे आपको वर्क फंक्शन मिलेगा नेगेटिव c, है ना। यहां पे आपको नेगेटिव वर्क फंक्शन मिलेगा। वर्क फंक्शन फाई कितना होता है, h न्यू के बराबर। तो दिस विल बी योर h न्यू नॉट। फाई आपका उसी के बराबर होता है ना, ये आपका डिस्टेंस फाई के बराबर। फाई क्या है, h न्यू नॉट, एनर्जी। ये ग्राफ बनेगा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। सो दिस इज द ग्राफ, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बढ़े आप लोग, किया नोट सभी ने? चलो भाई बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा यहीं पे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, आओ इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि तुम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था तो उसमें आपने क्या लिया, वैक्यूम ट्यूब लिया जिसमें 2 इलेक्ट्रोड थे। एक इलेक्ट्रोड एमीटर था और एक कलेक्टर था। एमीटर का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का। कलेक्टर का काम क्या था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का, है ना। हाँ, तो यहां पे भी वही हो रहा है, आप देख सकते हो वही एक्सपेरिमेंट है। यहां पे वो क्या है, हमारी वो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है। ये लाइट आ रही है, ये क्या है, वो प्लेट है जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ये क्या है, कलेक्टर है सर। कलेक्टर पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल रखते थे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे सर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो
नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, इनको अट्रैक्ट कौन करता था? ये पॉजिटिव पोटेंशियल रखते थे यहाँ पे, तो ये इसकी तरफ चले जाते थे। ये वाली बात जानते हो तुम लोग, है ना? तो इट इज द मिनिमम नेगेटिव, है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल? मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ यूं कि जब इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले तो वो इधर गए भागते हुए, जब इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले तो इधर गए भागते हुए। क्यों गए भागते हुए? क्योंकि सर यहां पे डेफिनेटली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेट करेगा, मैक्सिमम स्पीड से भागेगा उसकी तरफ। ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात तो जानते हो ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। भूल गए क्या ये वाली बात है? तो क्या हुआ, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां नेगेटिव पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन उसमें भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, Q इंटू ई वाला। हाँ तो सर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है, E इंटू ई वाला, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन भी होगा, E/m वाला। हाँ बिल्कुल होगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वो वहां जा रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। और एक टाइम आएगा जब अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी मैक्सिमम स्पीड से चलेगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो तुमने देखा क्या हुआ यहां पे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, अब वो भाग रहे हैं यहां पे, और भागते भागते उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, हुई। एक टाइम आएगा जब उसके पास मैक्सिमम वाली स्पीड होगी, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आएगी, इट इज सॉरी एनर्जी उसके पास जो आएगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। हाँ सर, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है, बढ़िया कम चल रहा है। अब बात यह है कि अगर तुमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि काम ही खराब हो जाए, क्या? सर एक काम करो, ये पॉजिटिव वाले को छोड़ो, आप लगा दो माइनस का चार्ज इस प्लेट पे। मैं चलो इसको अलग से ही बना देता हूं, इसको अलग से ही बनाते ताकि समझ आ जाए। तो ये हमारी वो ट्यूब थी, ठीक है, यहां पे एक प्लेट बना दी मैंने, ये हमारी वो प्लेट हो जाएगी, ये हमारे वो कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इससे पूरा कनेक्शन बना के यहां पे हमने ये एमीटर, एमीटर, हाँ, स्विच को क्लोज किया, वेरिएबल वाला है, यहां पे बैटरी भी लगा रखी है और रियोस्टेट भी लगा रखा है रेजिस्टेंस के एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट करी इसके ऊपर, जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट करी तो यहां से निकलने लगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहां से निकलने लगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन जाने लगे यहां पे। बात ये थी कि इनको कैसे पता चला कि मुझे प्लेट से निकल के कलेक्टर की तरफ जाना है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पता चला कि मुझे प्लेट से निकल के कलेक्टर की तरफ जाना है? उनको दिमाग थोड़ी है इनके पास, उनको इसलिए पता चला क्योंकि आपने कलेक्टर पे लगाया था पॉजिटिव पोटेंशियल, प्लेट पे लगाया था नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे ही लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ने देखा कि फील्ड कहां जनरेट हो रहा है, हमने बोला भाई फील्ड जो है वो ये जनरेट हो रहा है, देखो। उसने पूछा हमसे कि फील्ड कहां जनरेट हो रहा है, हमने बोला फील्ड का डायरेक्शन लो भाई, कलेक्टर से प्लेट की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर दी। तो इलेक्ट्रॉन को समझ आया, अच्छा मुझे तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो वो जाने लगा इधर कलेक्टर की तरफ। तो जाने लगा कलेक्टर की तरफ, तो कुछ स्पीड से जा रहा था, हाँ सर जा रहा था। इसके ऊपर एक फोर्स लगा, E इंटू ई बाय, है ना, इसके ऊपर एक फोर्स भी लगा, तो फोर्स लगा E इंटू ई वाला। फिर इसके पास एक एक्सेलरेशन भी आया, E/m करके। हमने ये सब चीजें डिफाइन करी फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये बात करी। फिर ये कलेक्टर की तरफ जाने लगा, एक टाइम आएगा इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, वो सब चलेगा, बहुत बढ़िया। तुमने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खराब करने वाली काम कर दिया, और वो दिमाग खराब करने वाला काम क्या था कि सर ये इलेक्ट्रॉन बेचारे अनजान थे, है ना, बेचारे सर सीधे साधे से लोग है, बेचारे सीधे साधे लोग। आपने क्या किया, यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। अगर आपने कलेक्टर पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो क्या हुआ, कलेक्टर पे भी नेगेटिव पोटेंशियल, अब भूल जाओ सारी बातें।
अब फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, ये यहां जाने लगा, यहां पे जाके देखा है ये तो नेगेटिव है सर, ये नेगेटिव है, ये भागने की कोशिश करता, लेकिन यहां से आके ये क्या हो गया, रिपेल हो गया। वो नेगेटिव था वहां पे, कैसे जा सकता था वो, ये इलेक्ट्रॉन बेचारा नेगेटिव, वो प्लेट बेचारी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सर ये इलेक्ट्रॉन मुड़ गया। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, अभी देखो हमने उस इलेक्ट्रॉन को देखा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। पहले तो हम उन इलेक्ट्रॉन को देख रहे थे जो प्लेट से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद जाने लगे, उनको तो रोक दिया। मैंने बोला ओह अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, तो अब मैं उन इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूंगा जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अभी तक तो नॉर्मल लोग जा रहे थे, जैसे तुमने देखा होगा लड़ाई वगैरह होती है तो पहले तो आम लोग जाते हैं लड़ने के लिए, सैनिक वगैरह जो होते हैं नॉर्मल वाले, है ना, और फिर आते पीछे से एकदम खतरनाक घोड़े पे, है ना। तो हमने पहले बोला कि ठीक है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गया बेचारे, उसको रिपेल कर दिया गया। फिर हमने बोला ठीक है भाई, हमारा एकदम खतरनाक वाला है फोटो इलेक्ट्रॉन भेजो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला गया 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 और वो चला गया, वो चला गया सर। फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल और बढ़ा दिया। पोटेंशियल और बढ़ाने से क्या होगा, पोटेंशियल को और बढ़ाने से जो मैक्सिमम वाला काइनेटिक एनर्जी था वो भी मुड़ गया। तो वो पोटेंशियल जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, वो पोटेंशियल जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये कहानी स्टॉपिंग पोटेंशियल की है, ये यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। पहले तो मेरे हिसाब से ये वाला डायग्राम बना लेना, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाओ सबसे पहले, उसके बाद चीजों को लिखेंगे फिर, ठीक है भाई। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन बेचारे कलेक्टर के पास पहुंच रहे थे वो पहुंच नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे, और इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि ये रोक रहा है ना। ऐसा पोटेंशियल आपने लगाया जो कि रोक रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, उसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट होता है उसको क्या कहते थे, फोटो करंट। इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट था उसको क्या बोलते थे, फोटो करंट कहते थे। तो अगर यहां पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, फोटो करंट जीरो हो जाएगा। यहां पे समझ आई बात आपको सभी को। तो क्या हुआ भाई, हमने पहले तो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया था तो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी जा रहे थे, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी खुरापात की यहां पे और नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से इलेक्ट्रॉन बेचारे जा रहे अपने मस्ती में, हम तो जा रहे, ये क्या, नेगेटिव पोटेंशियल रिपेल हो गए। अगर आप यहां पे स्टॉपिंग एक ऐसी वैल्यू सेट करो, मतलब आप धीरे धीरे पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, तो इन वैल्यू को बढ़ाते बढ़ते, है ना, इस पोटेंशियल की, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते करते एक ऐसी जगह पे आप आ गए जहां पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो रुक गया। अभी तक क्या हो रहा था, यह महारथी वगैरह को भी साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर से ये महारथी को साइड में रखते हैं। अभी तक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया आया आया, यहां से रिपेल हुआ, आपने पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन आया आधे रास्ते से मुड़ गया, पोटेंशियल और बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन आया मुड़ गया, और पोटेंशियल आया, इलेक्ट्रॉन बेचारा आगे आ ही नहीं पाया। अभी तक क्या हो रहा था भाई, आप पोटेंशियल लगा रहे थे नेगेटिव वाला, पहला केस मैं बनाता हूं यहां पे जिसमें आपने पोटेंशियल लगाया नेगेटिव वाला, तो इलेक्ट्रॉन आया 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 और यहां से मुड़ गया। आपने वैल्यू और इंक्रीज करी, और इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रॉन आया आया और यहां से मुड़ गया, फिर पोटेंशियल और इंक्रीज करा, और इंक्रीज करने से बेचारा यहीं से मुड़ गया। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं जा पाएगा, यहीं से मुड़ जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल इंक्रीज करते करते, पोटेंशियल को इंक्रीज करते करते एक ऐसी वैल्यू मिली जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पाया। नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते करते एक ऐसी वैल्यू मिली जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जहां पे ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाए, जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाए, और जहां फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं वहां पे फोटो करंट भी नहीं आता है, क्योंकि करंट कब आएगा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स का अगर फ्लो नहीं हुआ तो कोई करंट भी नहीं होगा। सिंपल सी बातें सारी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें। तुम भी जानते हो कि यहां नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मैं भी तो वही बता रहा हूं। बस इलेक्ट्रॉन यहां पे एक नया वाला है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, सब फोटो इलेक्ट्रॉन है यहां पे। हाँ, ये हमारा वो पुराना वाला नहीं है सर, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं यहां पे सारी। तो जो भी चर्चा हो रही है यहां पे, जो भी बातें हो रही है, इट इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी बातें किसके लिए डिफाइन की, ये सारी बातें डिफाइन हुई है फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए।
समझ गए बात को? चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये पोटेंशियल से पास होना है, यहां पे पोटेंशियल कौन सा वाला लगाया? अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला लगाया। यहां पे पोटेंशियल कौन सा लगाया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला लगाया। अगर इस फोटोन को इस पोटेंशियल से पास होना है तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। बेचारे को यहां तक, आप क्या कर रहे हो, बेचारे को यहां तक जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। तो इसने कुछ वर्क करा, इट इज गिवन बाय E इंटू वीएस। स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहते हो तो कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हमने बोला चलो चलना पड़ेगा तुम्हें। तो यहां पे हमने कुछ वर्क किया इसको ले जाने के लिए। तो यही वर्क जो है तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर होता है। सो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि देखो जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भले कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, भले वो महारथी आ जाए जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी फ्लो नहीं कर पाता है। तो यहां पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो EVS के बराबर होगी। VS हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहां पे भी देखो वही बात लिखी, एज एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड बाय V वोल्ट एक्वायर्स एनर्जी EV। तुम जानते ही हो ये वाली बात कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दिया जाए तो उसके पास एक एनर्जी आती है विच इज EV। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल देयरफॉर बी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EVS हो जाएगा। VS हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। इसके बाद जब आपने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो होता है कुछ नहीं बट h न्यू माइनस का फाई। क्या यही था? h न्यू माइनस का फाई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर आप EVS लिख दोगे तो इट विल बी योर h न्यू माइनस का फाई। लो भाई, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई है स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में। इससे ज्यादा क्या ही बताऊं तुम लोगों को इसमें मैं, और इसमें और क्या ही बता सकता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना, अपॉन E से डिवाइड कर देना सबको, अपॉन में E लगा दो सबके, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए ना, अरे यार यहां से VS को h न्यू बाय E कर दो माइनस का 5 लो भाई, बन गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या तुम यही चाहते थे? यही चाहते थे ना तुम लोग? लो हो गया, खत्म। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात है। तो अगर कोई तुमसे इनके भी ग्राफ वगैरह पूछ ले तो क्या बता पाओगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बता पाओगे क्या? फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ अगर लैम्डा से पूछ ले तो वो भी बता पाओगे ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई, नोट किया था ना तुमने ये सारी बातें? ये नोट करना, ये भी नोट कर लेना है ना, देख लेना तुम लोग एक बार। ओके चलो भाई, ये सारी बातें नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इन अ फोटो सेल, यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। फोटो सेल, व्हेन पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज एडजस्टेड सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड एंड ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक वन रीचेस द कलेक्टर सो दैट द करंट फॉल्स। When retarding potential reaches a critical position, the photoelectron just return back from the collector and the current drops to zero. This retarding potential, अरे यार फिर से वही स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन दी है। क्या बोल रहे हैं भाई? फोटो सेल की बात कर ली, हम तो अपने एक्सपेरिमेंट में समझा देते हैं इन चीजों को। वो तो फोटो सेल की बात कर रहा है, हमने तो अपने एक्सपेरिमेंट में समझा दिया, बोल दिया ना कि सर जब इलेक्ट्रॉन जो है एमीटर से तो निकल जाता है, मोस्ट एनर्जेटिक, ये अपना वो खिलाड़ी है सिपाही सबसे तगड़ा वाला, मोस्ट एनर्जेटिक जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो था पहले कलेक्टर तक जा रहा था, पहले कलेक्टर तक जा रहा था। लेकिन आपने इस पोटेंशियल की, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को ऐसी जगह ले जाके रख दिया कि जो मोस्ट एनर्जेटिक वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी बेचारा नहीं पहुंच पाया। तो ऐसी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसने स्टॉप कर दिया है सबको, सबको मतलब सबको, मोस्ट एनर्जेटिक वाले को भी। हाँ ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो तुम लोग चाहो तो, ठीक है। चलो अब बात ये आती है कि ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करो या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करो, वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी वो डिपेंड कर जाएगा आगे जाके। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट एंड द कलेक्टर, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो फोटो करंट है, फोटो करंट क्या आता है सर, ये वो करंट है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से आता है। फोटो करंट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो करंट है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा था। तुम्हें भी पता है ना, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स थे जो बंधे हुए थे अपने आस पड़ोस से, इलेक्ट्रॉन आया, इसने रिश्ते तोड़ दिए, ये चला गया। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या बन गया? फोटो इलेक्ट्रॉन बन गया। फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे। इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे। ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो डेफिनेटली सी बात है इफेक्ट ज्यादा ही रहेगा। ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने से लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। तो देखो भाई, when the collector is positive relative to the plate and the potential difference is kept fixed, then for a given frequency of radiation, the photoelectric current is proportional to the intensity of light. अभी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बातें नहीं कर रहे बेटा, ठीक है? अभी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बातें नहीं कर रहे। आप खुद ही देख लीजिए, कलेक्टर को आपने पॉजिटिव रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए तो कलेक्टर जो था वो नेगेटिव होता था। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए जो कलेक्टर था वो नेगेटिव हुआ करता था, यहां पे कलेक्टर पॉजिटिव है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी वगैरह फिक्स रख दो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैसे होता है? तो सीधी सी बात है भाई, इंटेंसिटी ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब यही है, इंटेंसिटी ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब यही है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो गए तो उस केस में आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती पूरी पिक्चर। तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है। तो ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्सेस द इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल रेशियो में जाएगा, प्रोपोर्शनल रेशियो में जाएगा। इट शोज दैट द नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। ऑब्वियसली बात, जितने फोटॉन्स गिरेंगे उतने ही ज्यादा। देखो, इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर, number of photons, number of photons proportional होते हैं number of photoelectrons, और number of photoelectrons जो है वो proportional है photoelectric current के। जितने ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटॉन्स निकलेंगे, उतने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होंगे। जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ज्यादा यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा करंट देते हैं हम लोगों को। पहली डिपेंडेंसी है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, पहली डिपेंडेंसी है यहां पे, ये पहली डिपेंडेंसी है, नोट कर लिया सभी ने। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, भाई पोटेंशियल डिफरेंस का क्या इफेक्ट रहता है? चलो भाई, व्हेन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आर केप्ट कांस्टेंट, यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को हमने फिक्स कर दिया है। अगर कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली सी बात है यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो अगर यहां पे कलेक्टर के पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, अगर कलेक्टर के पास पॉजिटिव पोटेंशियल है और इस पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। कलेक्टर पॉजिटिव है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। कलेक्टर अगर नेगेटिव है, कलेक्टर अगर नेगेटिव है तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट डिक्रीज हो जाता है। यही बात बहुत बोलिए। देखो, ये तो सब कब की बात बोल रहा हूं, जब पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव था कलेक्टर का। कलेक्टर का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा इस केस में? पोटेंशियल बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। एट सम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड, thus further increase in potential difference has no effect on the current. The current has reached its maximum value called the saturation current. तो भाई कुछ जगह पे ऐसा होगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को और इंक्रीज करा और इंक्रीज करा और इंक्रीज करा, जिससे कि क्या होगा, यहां पे जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे निकल चुके हैं, कलेक्ट हो चुके हैं, अब और नहीं निकल रहे और कुछ नहीं हो रहा है यहां पे। अब आप एक सैचुरेशन पे आ चुके हैं।
ठीक है, तो यहां पे ये बोला द करंट हैज रीच्ड इज मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। ठीक है, आपने लाइट इंसिडेंट करी, पहले कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, और इंसिडेंट की और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, और इंसिडेंट की और ज्यादा। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे यहां पे। क्योंकि आपने देखो लाइट जो इंसिडेंट कराई है वो तो फिक्स कर दी है, जो लाइट आपने इंसिडेंट कराई वो तो फिक्स कर दी है ना, ऊपर से आपने क्या फिक्स किया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दी। तो बची बात अब किसकी, पोटेंशियल की। तो भाई पोटेंशियल को इंक्रीज करा तो वो इलेक्ट्रॉन लेके आया, और इंक्रीज किया और इलेक्ट्रॉन लेके आया, और इंक्रीज किया और इलेक्ट्रॉन लेके आया। ऐसे करते करते आप एक जगह पे पहुंच गए जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट मिलती है। दिस इज नोन एज द सैचुरेशन करंट। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, सैचुरेशन करंट बोलेंगे। ग्राफ बनाना है वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, तो भाई देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे देखो सैचुरेशन आ गया, पूरा सैचुरेशन आ गया, मैक्सिमम करंट पे आके कांस्टेंट हो गया। इससे पहले आप देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे यहां पे करंट जीरो हो गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो हो गया। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते जाओ, जीरो पे लाओगे तो ठीक है भाई, करंट फ्लो कर रहा होगा यहां पे। लेकिन अब आगे आओ, जैसे जैसे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करा तो करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करो, नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तो भी करंट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो भी करंट इंक्रीज होगा। तो मैं एक बात लिख देता हूं यहां पे, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू करंट, नेगेटिव पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करा तो करंट डिक्रीज होगा, नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा। ये वाली बात नोट कर लेना। एक है पॉजिटिव पोटेंशियल, ये है नेगेटिव पोटेंशियल। ये पोटेंशियल्स किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्टर के लिए डिफाइन कर रहे हैं। कलेक्टर वो प्लेट होती है जहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके गिरते हैं। तो सारी पिक्चर किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्टर के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पे देखो नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करा हमने, नेगेटिव पोटेंशियल को यहां पे आपने क्या किया, डिक्रीज करा। देखो ना, जीरो की तरफ लेके आ रहे हो, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल को आपने डिक्रीज करा है, तो करंट आप खुद ही देख लो इंक्रीज हो रहा है। यहां पे देखो जीरो से आप आगे जा रहे हो, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो करंट फिर से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होते होते करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, नोन एज द सैचुरेशन करंट। इंक्रीज होते होते करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, नोन एज द सैचुरेशन करंट। यही तो बताना चाह रहा हूं तब से मैं तुम लोगों को, इसका ग्राफ ये बनेगा। सो पोटेंशियल का रिलेशन करंट से जो है वो ये है, नोट कर लीजिए इसको भी। किया नोट, बढ़े आगे, चलो भाई बहुत शानदार। अगला पार्ट जो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इंटेंसिटी की बात करें तो उस पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें देख लीजिए। व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, नेगेटिव पोटेंशियल की। अभी तक जो भी बातें करी आपने पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करी, अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिपेल होंगे एंड ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक वन रीचेस द कलेक्टर सो दैट द करंट फॉल्स। बैटरी की ही कुछ बात करते हैं। तो बैटरी का पोलैरिटी जैसे रिवर्स किया आपने तो क्या हुआ, वो जो पहले पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा था कलेक्टर पे, आज वो नेगेटिव आ चुका है। वैसे तो मैं समझा चुका हूं तुम्हें ये वाली बात, बट फिर भी। तो व्हेन द रिटार्डिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस, डिफरेंस रीचेस अ क्रिटिकल वैल्यू, द करंट ड्रॉप्स टू जीरो। तो आप देख लीजिए जैसे वो क्रिटिकल वैल्यू पे आया तो यहाँ पे करंट ड्रॉप हो गया है, करंट जीरो हो चुका है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो भाई अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ज्ञान वाली बातें हैं, ऑब्जर्व करी गई है सारी बातें, उसके बेसिस पे सब कुछ बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ग्राफ वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग ग्राफ बना है। यहाँ पे मैंने यही बोला है कि for a given frequency of light the saturation current depends on the intensity of light। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए आप देख रहे हो करंट की अलग अलग वैल्यू आ रही है। I1 के लिए देखो ये करंट यहाँ पे I1, I2 के लिए करंट की वैल्यू देखो यहाँ से जा रही है I2। तो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ये जो बात कर रही जा रही है वो क्या बोलेंगे कि जो करंट है वो अलग अलग है। ये नेगेटिव पोटेंशियल के लिए बात करी है सारी मैंने यहाँ पे। ये बात तो पहले भी बता चुका हूं कि नेगेटिव पोटेंशियल अगर आप इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल को आप उसके क्रिटिकल वैल्यू पे लेके जाइए। नेगेटिव पोटेंशियल को आप उसके क्रिटिकल वैल्यू पे लेके जाइए। क्रिटिकल वैल्यू पे आपको मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे देखो आप, करंट यहां पे जीरो हो चुका है बिल्कुल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसका। समझ रहे हैं ना आप लोग सभी? नोट करना है, नोट करो जल्दी से इसको।
किया नोट? फिर इसके बाद जो हमारे पास है वो है larger the intensity higher the saturation current, however the stopping potential does not changes with the intensity. stopping potential को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, stopping potential इन चीजों पे कभी डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी वाली बातें नहीं है stopping potential के। stopping potential की बातें कुछ और आती है, वेवलेंथ की आती है, फ्रीक्वेंसी की आती है। तो जो stopping potential है ना, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो डिपेंडेंस है कि भाई हमारे लिए वो कौन, एक तो फ्रीक्वेंसी वगैरह कितनी है, वेवलेंथ कितना है, वर्क फंक्शन कितना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इन चीजों से फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो चाहिए कि भाई लैम्डा कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वर्क फंक्शन क्या है, इन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये वाली हाउएवर द स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज विद द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है कोई भी। तो ये 2 पॉइंट्स और है, ग्राफ वो रहा तुम्हारे सामने, आप देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कहां से पता चला? तो ये हमें पता चला कि आपने फॉर्मूला लिखा था ना Vs का h न्यू बाई ई माइनस का फाई बाई ई। लो भाई ये वाली बात है, छाप लो इसको भी जल्दी से, नोट किया? बहुत ही शानदार। आगे बढ़े, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे? तो तुम्हारे सामने सारी बातें रखी हुई है। फॉर अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। मैं पहले ही बोल चुका हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो यहां पे भी वही बात बोली है, हायर फ्रीक्वेंसी हायर द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से रिलेशन आया था वैसे भी h न्यू बाई ई माइनस का फाई अपॉन ई। तो यहां पे देख सकते हो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आप देखो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, यहां पे आप देख सकते हो ग्राफ कैसा बन रहा है। सैचुरेशन करंट आया, हाँ सर आया। यहां पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग बने हैं। पहली वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2। तो आप देख सकते हो यहां पे सैचुरेशन करंट भले सेम है दोनों के लिए, सैचुरेशन करंट सेम आ जाएगा भले से, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज है उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। V1 वाली फ्रीक्वेंसी के लिए Vs1 हो गया, न्यू2 वाली फ्रीक्वेंसी के लिए Vs2 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वाली बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी पे कैसे पिक्चर डिपेंड कर रही है इसकी। नोट करो इसको भी, नोट कर लो इसको, वो ग्राफ भी बनाना है, वो जरूरी है ग्राफ। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। किया नोट सभी ने? पक्का? बढ़े आगे, चलो भाई। अगला पार्ट जो है उसमें ये बोलता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स एंड द प्लेट मटेरियल। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिपेंड करती है लाइट सोर्स पे और प्लेट पे। देखो अब ये कैसे डिपेंड करती है वो भी मैं बताता हूं तुम्हें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं तुम्हें याद कराता हूं, आइंस्टीन अंकल की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी क्या बोलती थी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस का फाई। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लाइट पे डिपेंड करती है, लाइट का सोर्स क्या है ना। फाई जो है वो मेटल पे डिपेंड करता है, फाई जो है वो मेटल पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लाइट पे। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना वो लाइट सोर्स पे डिपेंड करती है और मेटल पे डिपेंड करती है। इस इक्वेशन से बोली थी बात, उन्हें ये बात इस इक्वेशन से बोली है। तो यहां पे न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ऑफ द प्लेट मटेरियल। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहां पे आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे भी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी पे। ये सारी बातें वो लिख रहा है, हमें फॉर्मूले से दिख जाती हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वो होता है h न्यू माइनस का फाई। फाई जो है वो वर्क फंक्शन होता है, तो हो जाएगा h न्यू माइनस का h न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे कहते हैं। सो h कॉमन ले लिया, न्यू माइनस का न्यू नॉट, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार, इनको भी याद रखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये भी नोट करना है सभी लोगों को।
फिर तुमसे बोलेगा भाई ग्राफ वगैरह भी बता दो, तो देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो हमने बोला ना काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, तो देखो फ्रीक्वेंसी है, हाँ साथ में वर्क फंक्शन भी था ना फाई माइनस का फाई, इसलिए वो ग्राफ पीछे आएगा थोड़ा। बट क्योंकि सर यहां पे इस पीछे वाले पार्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि यहां पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, दीज आर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, दीज आर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। तो भाई जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कहां होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे होता है, इसलिए पिछले पार्ट को कंसीडर नहीं करते क्योंकि यहां कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो यहां से होगा ऊपर की तरफ। तो एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट, समझ आई कहानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए पढ़ा है क्योंकि अभी तुम ताजा वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ के आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज समझना तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगी, है ना। तो यही चीजें हैं जिनको हम समझेंगे आगे चल के, मैटर वेव के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर है ना रेडियो एक्टिविटीज वगैरह क्या क्या होती है, सब कुछ आएगा मॉडर्न फिजिक्स में। थोड़ा सा सब्र करो, अभी तो थोड़ा लाइट को और अच्छे से समझ आए, अभी तक लाइट को सिर्फ बाहर से देखा था, ओ अच्छा वेव जा रही है ना। अभी हम थोड़ा अंदर घुसे, हमें लाइट के अंदर घुस के देखा ओ फोटोन है, यहाँ पे फोटोन की एनर्जी के बारे में समझा, ये सारी चीजें समझी। अब थोड़ा और, अब देखो लाइट के आपने डुअल नेचर समझ लिए है ना, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो क्या सर ऐसे पार्टिकल के भी डुअल नेचर होते हैं क्या, किसी मैटर के भी डुअल नेचर हो सकते हैं? लाइट के जब डुअल नेचर है, लाइट एक पार्टिकल है, तो कोई मैटर जो होता है, जैसे मैटर में कुछ भी हो सकता है, ये पेन है, मैं हूं, तुम हो, कैमरा है, ये बोर्ड है, ये फोन है ना, जो भी कुछ चीजें हो, तो उनकी भी क्या वेव नेचर होता है क्या, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र करो, सारी चीजें मैं लेके आऊंगा, ठीक है, वादा है तुमसे, और उम्मीद करता हूं जो चीजें मैंने आज तुम्हें पढ़ाई है वो समझ आई होगी। ऑल्दो मैंने कोशिश ये की है कि तुम्हें वो वन शॉट वाली चीजें ही मिले, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो वन शॉट में ही चीजें जानी चाहिए, बट फिर भी मैं समझता हूं कि इतनी सारी चीजें हम वन शॉट में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि एक चैप्टर बड़ा होता है और उसको अगर आप पूरा पढ़ने जाओ तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो मैंने आपको वो चीजें कवर कराई जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, चीजें जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मतलब ये चीज पढ़ ली तो फिर ठीक है, तुम्हारा एग्जाम की तैयारी कंफर्म है, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ो, कोई समस्या लगती है तो टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूं। टेलीग्राम का हमारा एक डाउट ग्रुप बना है, प्यारा सा ग्रुप है ना, उसमें तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं, तो तुम्हें अगर कोई समस्या लगती है फिजिक्स में अगर आ रही है तो उस टेलीग्राम डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अच्छा, लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिखा होगा क्लास 11 12 डाउट ग्रुप, टेलीग्राम का है, वहां ज्वाइन कर लेना, मैं अवेलेबल हूं वहां पे। तुम्हारी कोई भी समस्या हो फिजिक्स से रिलेटेड, उसका समाधान देंगे हम लोग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो वीडियो है तुम्हें अगर दोबारा देखना है तो वेबसाइट पे आके ज्वाइन कर सकते हो आप लोग हमें। वेबसाइट से ही क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखो नॉर्मली तुम क्या करोगे, यूट्यूब पे पढ़ाई लिखाई करोगे तो यूट्यूब पे पढ़ते पढ़ते नीचे दूसरी वीडियो का रिकमेंडेशन आ जाएगा, तो बोलोगे यार बहुत देर से पढ़ रहा हूं, गाना सुन लेता हूं, तो एक गाना सुनते सुनते तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहां पे ऐसी चीजें नहीं होती है, यहां पे तुम देखोगे तो नीचे भी तुम्हें पढ़ाई की वीडियो ही मिलेगी, है ना। तो अगर तुम आगे जाते हो, एक लेक्चर तुम देख रहे हो और लेक्चर देखने के बाद तुम्हारा नीचे ध्यान जाएगा तो नीचे भी तुम्हें दूसरी वीडियो पढ़ाई की ही मिलेगी, तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो तुम यूट्यूब पे जाके वीडियोस को इधर उधर ढूंढते हो ना कि कहां है वीडियो, तो वो सारी वीडियोस हमने यहाँ पे अरेंज करके रखी हुई है। जैसे कि मैं बात करूं क्लास 12 वन शॉट रिवीजन जो मैं करवा रहा हूं, तो आपने जैसे इस पे टिक किया तो इसको टिक करने के बाद आपके पास सामने ऐसे एक पोर्टल खुल जाएगा जिसमें सब कुछ डिफाइन किया है, पूरी समराइज कर रखा है सब पार्ट को, कि भाई जब ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है तो उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करवा रहे हैं। फिर आप नीचे आके देखोगे तो आपको यहां दिखेगा भाई फिजिक्स का फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन है ना, कैसे अभिनव सर का, मेरा है, या फिर केमिस्ट्री में आप बात करो गुरुंग सर का, अनुराग सर का, तो ये सबके मतलब सब डिफाइंड है यहाँ पे। तो आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं तो वन शॉट में जाओ, वन शॉट में आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर मेरे वाले वीडियोस देखने हैं तो मेरे वाले पे क्लिक करो तो आगे आपको मेरे वाले वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे बहुत प्यार से एकदम सजा सजो के रखी हुई है, तो आके यूज करो इनका यार, इनका यूज करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो वेबसाइट की है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाँ वो जो लाल बटन दिख रहा है तुम लोगों को वो दबाने का है, बेल आइकन जो है वो दबाने का है, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और हाँ, तुम्हारे कोई दोस्त है, भाई बंधु है जो हिंदी मीडियम से है, हिंदी मीडियम बैच मतलब जिसको कि नोट्स हिंदी में चाहिए, जिनके लिए सब कुछ हिंदी में लिखा होना चाहिए बोर्ड पे, उनके लिए भी हमने एक चैनल शुरू कर दिया है, क्योंकि अक्सर ऐसी दिक्कतें आती थी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, है ना। सर ये बहुत दिक्कत है, हमारी कोई सुनता ही नहीं था इंग्लिश मीडियम, है ना,
इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा रहा है हर कोई, हिंदी में कोई नहीं था। तो हिंदी के लिए जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए जहाँ पे सब कुछ हिंदी में चल रहा है। तो आपको जो भी चीज कंटेंट मिलेगा सब कुछ हिंदी में ही मिलने वाला है। तो आपका कोई दोस्त हो, भाई बंधु हो, या फिर सखा सहेली हो, है ना, उनको रिकमेंड कर सकते हो तुम लोग। तो ये सारी चीजें तुम्हें मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती है, इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ जाके कि भाई यहां पे ऐसे वन शॉट वीडियोस बनाए जा रहे हैं और ये वन शॉट वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे हमारे टर्म 2 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसको मिस मत करो, अपने दोस्तों से भी मिस मत करवाओ, उनको भी बोलो यहां पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। बार बार बोल रहा हूं, है ना, क्यों नहीं बोल रहा हूं पता नहीं। हाँ, लाइक जरूर, पसंद आता ना, मैं देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए तो अगर सेशन पसंद आए, सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें थी आज के सेशन में। अब एक अगला पार्ट जो आएगा जिसमें कुछ नई बातें करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, जस्ट वीडियो आ जाएगी तुम्हारे लिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी बातें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।